गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था असेसमेंट ऑफ कंपनी का रिवीजन कवर किया था, मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का हमने रिवीजन कवर किया था। और जैसा कि उस वीडियो में कहा भी था, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो असेसमेंट ऑफ कंपनीज यानी कि मैट के न्यूमेरिकल्स का होगा। जी हाँ, एक ही न्यूमेरिकल वीडियो होगा, उसी के अंदर हम पास्ट एग्जामिनेशन के आए हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। और अभी इसी वीडियो के अंदर हम स्टडी मटेरियल के भी सारे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एज यूजुअल आपको मालूम है पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाता है, सिंगल पीडीएफ है। शुरुआत में पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मैट का, और लास्ट के अंदर पास्ट एग्जामिनेशन और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपके लिए जो मिशन 70 प्लस मार्क्स हम चला रहे हैं, उसके अंदर पहले कई बार बताया, वापस बता रहे हैं, मेन फोकस प्राइमरी अपना प्रैक्टिकल्स पे रखिए, न्यूमेरिकल्स में रखिए। आपके लास्ट अटेम्प्ट में कितने ही कम मार्क्स क्यों ना आए हों, लेकिन अब अगर आप अपना पढ़ने का तरीका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे और 2 से 3 बार आप न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल्स को करके जाएंगे, तो यकीन मानिए +70 मार्क्स लाना भी आपके लिए अब मुश्किल नहीं रहेगा। भले ही लास्ट अटेम्प्ट में आपके 30s के अंदर, 20s के अंदर या 40s के अंदर कितने ही मार्क्स क्यों ना आए हों, लेकिन जरूरी है न्यूमेरिकल्स करें। और न्यूमेरिकल वीडियो को एक नहीं 2 बार करें, 2 बार नहीं क्या करें, 3 बार करें, मतलब मल्टीपल टाइम्स करें। 3 बार करें अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट ट्वाइस तो करना ही करना है। एक बार करने से काम चलने वाला नहीं है। आपको बता दिया मैट बी कैटेगरी का क्या है, चैप्टर है। बी कैटेगरी का इसलिए रखा गया क्योंकि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जब भी आता है तो 8 से 14 मार्क्स का आता है। तो एक सिंगल प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए एग्जाम पर्पस के लिए 18 से 14 8 से लेकर 14 मार्क्स की क्या कराएगा, प्रिपरेशन कराएगा। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे बहुत बहुत इजी है। आपके मतलब कैसे बोले तो नमूने क्वेश्चन हैं, या फिर कैसे बोला जाता है बच्चों जैसे क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत 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 ही आसान है। मतलब क्या, एक बार आपने इस वीडियो को कर लिया, आपका मैट एग्जाम पर्पस के लिए 8 से 14 मार्क्स का बहुत ही सुपर तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही और एग्जाम में आ गया, तो मान लीजिए आपको पूरे मार्क्स क्या होगा देके चले जाएगा। तो जरूरी है कि आप इस प्रैक्टिकल वीडियो को अच्छे से कवर करें, और जो प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं उनको देख चुके हैं, तो अब दोबारा ट्वाइस स्पीड से क्या करें, देखें। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि एक बार देख चुके हैं तो एग्जाम पर्पस हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं। एक बार से कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस लेवल की प्रिपरेशन, जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, वहां जरूरी है कि आप उन चीजों को 2 से 3 बार करके जाएं, फिर आप देखिएगा शानदार रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत बिल्कुल इस तरह से करेंगे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनको पहले करेंगे, सो दैट जिस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, हम सबसे पहले उनकी क्या कर ले, प्रिपरेशन कर ले। तो आइए लास्ट से क्या होंगे, मतलब हम क्या करेंगे, फीफो नहीं, एक तरीके से क्या करेंगे, लीफो करेंगे। ठीक है ना, लास्ट वालों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, और बड़े आसान तरीके से हो जाएगा, और बिना ब्रेक के आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 24 है। हमको यहाँ पर ये कंपनी का नाम दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक इंडियन कंपनी है, अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसका, टायर्स का। ओके, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है या कहीं पर भी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए, बीपी की कंप्यूटेशन के लिए, मैट के लिए इन चीजों की कोई भी रेलेवेंसी नहीं है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन आया। इन्होंने इंड एएस क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है ना, कौन सी ईयर से, 1920 से ही कर लिया था। और आपको मालूम है जिस ईयर से इंड एएस अडॉप्ट कर लेते हैं वो ईयर बन जाता है कन्वर्जेंस ईयर, और उस ईयर की जो 1 अप्रैल होती है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस डेट। खैर अभी कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको कुछ इन्होंने पर्टिकुलर्स दिए हैं। क्वेश्चन है हमारा, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पढ़िए क्या लिखा है। 21-22 प्रीवियस ईयर का है। सीखना आपको है, तो ऐसा नहीं है
कि सब कुछ आप उम्मीद करें कि हर चीज हम ही क्या कर रहे हैं बोलते रहे, आपको पार्टिसिपेट करना होगा। इवन भले ये वीडियो है, ठीक है, लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। कैसे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है नेट प्रॉफिट। कितने का है नेट प्रॉफिट? 20 करोड़ का है। और इस 20 करोड़ के अंदर फॉलोइंग आइटम्स डेबिट और क्रेडिट करे हुए हैं। तो आइए मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूं कि किसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा है, आइटम डेबिटेड। डेप्रिसिएशन 18 करोड़ है, ठीक है, और इंक्लूडेड इस 18 करोड़ के अंदर 3 करोड़ का डेप्रिसिएशन कौन सा है? रीवैल्यूएशन वाला है। तो दो तरीके से बता सकता हूं। एक तरीका होता है कि सबसे पहले जितना भी डेप्रिसिएशन पी&एल में डेबिटेड है उसको ऐड कर लीजिए, फिर लेस करिए कौन सा वाला? नॉर्मल वाला। नॉर्मल का मतलब है 18 करोड़ माइनस कितना करोड़? 3 करोड़। तो 15 करोड़ का डेप्रिसिएशन आप क्या करें? लेस करें। 18 करोड़ को ऐड कर लीजिए और 15 करोड़ आप क्या कर लीजिए? लेस कर लीजिए। या फिर एक सीधा तरीका है, आप रीवैल्यूएशन वाला जितना भी डेप्रिसिएशन है, रीवैल्यूएशन वाला आरडी लिख देता हूं शॉर्ट में, रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, बस इसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ये चालबाजी नहीं चलेगी कि असेट को वैल्यू को इंक्रीज करके रीवैल्यू करके फिर उस पे रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन चार्ज करके अपने प्रॉफिट को क्या करें? कम करें। और चाहे कि अब आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी ना निकले या बहुत कम निकले, ऐसी होशियारी सब धरी की धरी रह जाएगी जब ये बोलेंगे कि रीवैल्यूएशन वाला डेप्रिसिएशन क्या होगा? एड बैक होगा। चलिए समझ में आ चुका है ट्रीटमेंट। अगला वाला ट्रीटमेंट ये है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट चार्ज डिले इन रेमिटेंस ऑफ क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है, चाहे वो 234 ए हो, बी हो, सी हो, या आपको कहा था कोई भी सेक्शन का हो। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लगने वाला जो भी इंटरेस्ट होता है वो पी&एल में अगर डेबिटेड किया हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, क्या है? ये आइटम्स है, ये सब के सब आइटम्स हैं जो डेबिटेड है। इनको हमें क्या करना होगा? ऐड बैक करना होगा। तो आइए हम इन्हें क्या कर लेते हैं? ऐड का बैक कर लेते हैं। तो 20 लाख हमें क्या करना होगा? ऐड बैक करना होगा। ठीक है, बस दो ही आइटम से। देखिए मैंने आपको कहा था बहुत नमूने जैसे, बच्चों जैसे, ठीक है ना। और जो भी बोलते हैं मेरे को, और तो आप जो भी बोलते हैं, बस नमूने जैसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एग्जाम में आते हैं मैट का तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, चेहरे पे रौनक और खुशी आ जानी चाहिए कि अब तो शानदार मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि सब बड़े इजी इजी होते हैं इसमें। अब क्या है? आइटम्स, अगेन आइटम्स हैं। ये कौन से? क्रेडिटेड वाले। डेबिटेड वाले मात्र 2 आइटम थे, अब क्रेडिटेड पे आते हैं। ये क्या है? शेयर। लॉइन नहीं, शेयर है। आपका शेयर है किसमें? इनकम का शेयर है। कहां पर इनकम है? एसोसिएशन ऑफ, एओपी की इनकम है। अब आप कंपनी हो और एओपी के क्या हो? मेंबर हो, तो ऑब्वियसली बात है एओपी पे एमएमआर की रेट से क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अब जब एओपी ही अपने प्रॉफिट पे एमएमआर की रेट से टैक्स दे चुका है, इतनी हाईएस्ट रेट से, तो उसके प्रॉफिट में आपका जो क्या होगा? शेयर लॉइन होगा। ऑब्वियसली बात है वो सेक्शन 86 की आपको क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। ठीक है, जैसे कि फर्म का प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट में जो पार्टनर का हिस्सा होता है, जैसे एग्जांपल 10 क्लॉज 2A से एग्जेम्प्ट होता है, उसी तरीके से एओपी के प्रॉफिट में हमारी कंपनी मेंबर का जो शेयर होता है उसकी 86 से क्या मिलती है? रिबेट मिल जाती है। ठीक है, अब ये आपने क्रेडिटेड कर रखा है, 50 लाख क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, तो फुर्ती से इसे आप क्या कर लें, ये गलत लिख दिया, आप फुर्ती से इसे 50 लाख से अपने प्रॉफिट को डिक्रीज कर लीजिए, लेस कर लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू क्या नहीं होगी? मैट नहीं होगी। हमारी एओपी ऑलरेडी उसके प्रॉफिट पे एमएमआर की रेट से क्या दे चुकी है? टैक्स दे चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उनके प्रॉफिट में जो हमारा ये जो लॉइन होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना तो एनपी में लगेगा। एनपी बोले तो ना तो नॉर्मल प्रोविजन में लगेगा और ना ही बीपी में, मतलब बुक प्रॉफिट में लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइटम क्रेडिटेड भी कितने हैं? मात्र 2 ही हैं। बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है। अमाउंट 6 करोड़ है, विड्रॉ करा है आपने किससे? रीवैल्यूएशन रिजर्व से, ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। ठीक है, तो आपने असेट क्या करा? रीवैल्यूएशन करा था, तो उससे क्या बना? रीवैल्यूएशन रिजर्व बना। उस रिजर्व को आपने पी&एल में क्या करा? क्रेडिट करा। आपको एग्जाम पर्पस के लिए क्या कहा था? आर आर, ठीक है ना, मूवी नहीं, मूवी तो RRR थी, ये है RR, रीवैल्यूएशन रिजर्व, और RD
ठीक है ना, आरडी। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना है, 6 CR है, और रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन कितना था ऊपर, 3 CR था। दोनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, पहनने वाला लोअर नहीं, विच एवर इज लोअर वाला लोअर, तो उतने से आपको अपना बुक प्रॉफिट कम कर लेना है। तो कृपया करो, मेरे पे नहीं खुद पे, और अपने बुक प्रॉफिट को 3 करोड़ रुपए से क्या करो, कम करो। 6 करोड़ आपने P&L में क्रेडिट करें, लेकिन ये 6 करोड़ क्या नहीं होंगे, लेस नहीं होंगे। लेस होगा कितना, 3 करोड़। बता दिया, RR RD और विच एवर इज क्या होगा, लोअर होगा। तो 3 करोड़ आपको क्या कर लेने हैं, लेस कर लेने हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारी कौन सी एडिशनल अदर इंफॉर्मेशन पे। एप्लीकेशन हो चुकी है कहां पर, CIRP के अंदर, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में। कंपनी की हालत बड़ी खस्ता है। ओके, एडमिटेड बाय हैदराबाद ब्रांच। ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जितना भी BL होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होगा, लॉस होगा, प्लस जितना भी यूडी होगा, यूडी, ठीक है ना, यूडी यूडी यूडी। तो यूडी मतलब उदित नारायण की बात नहीं कर रहे हैं, यूडी मतलब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। दोनों जितना भी एग्रीगेट होगा वो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में से लेस हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं हमारा बिजनेस लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड कितना, 8 CR का, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 3 CR के। दोनों को प्लस कर लेता हूं तो बन जाते हैं कितने, 11 CR। तो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में से 11 CR हमको क्या कर लेने हैं, कम कर लेने हैं। ठीक है, 11 CR हमें क्या कर लेने हैं, कम कर लेने हैं। ये 8 CR भी कम कर लेना है, ये 3 CR भी कम कर लेना है, मतलब 11 CR। इजी ट्रीटमेंट था। अब आते हैं वो आइटम्स, कौन से आइटम्स, अदर OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, जो भविष्य में P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लासिफाई नहीं होंगे। तो उनके साथ जो भी करना है हमें क्या कर लेना है, आज ही कर लेना है, क्योंकि भविष्य में मौका नहीं मिलेगा। जब जानते हैं भविष्य में मौका नहीं मिलेगा, तो आज जब मौका मिला है तो आज ही कर डालते हैं। ये क्या है, आ, ये क्रेडिटेड वाले हैं। ठीक है, तो रीमेजरमेंट डिफाइंड एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट, तो हम भी अपने बुक प्रॉफिट को 50 लाख से इंक्रीज कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ प्रॉपर्टी, याद करो रिवीजन में बताया था, ये जो असेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जो इक्विपमेंट्स हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके साथ आज ना करो। जब इनको डिस्पोज किया जाए, जब इनको ट्रांसफर किया जाए, ये जब रिटायर हो जाए, तो उस ईयर में उनका क्या करना, ट्रीटमेंट करना। ठीक है ना, उस ईयर का करना। तो इनके साथ आज नहीं करना है, इनके साथ कुछ नहीं करना, तो इनका एंटी कर देते। इनका एंटी मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। बड़ा इजी क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद में आ चुके हैं ट्रांसिशन अमाउंट पे। ट्रांसिशन अमाउंट, जब हम पुराने से इंडियस अडॉप्ट करते हैं तो एक ट्रांसिशन अमाउंट आता है, आपको बताया गया था। ये एक साथ इतना सारा अमाउंट आ जाएगा, तो उसके साथ आप उसी साल मत करो, उसी ईयर में मत करो। ठीक है ना, उस ईयर में मत करो, नहीं तो उस ईयर का प्रॉफिट या फिर तो बहुत बढ़ जाएगा बुक प्रॉफिट, या फिर बहुत घट जाएगा। तो ऐसे में हमने पढ़ा था ट्रांसिशन अमाउंट का हम करेंगे कितनी, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो ट्रांसिशन अमाउंट है कितना है हमारा, 5 करोड़ है। ठीक है ना, अभी हम 5 करोड़ ऐड कर देते तो बढ़ जाता, क्रेडिट बैलेंस है ये वाला। अब इस 5 करोड़ के अंदर इंक्लूड है कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व कोई प्रॉफिट नहीं, तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4.5 करोड़, 4 करोड़ 50 लाख। इसकी हमें करनी है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये हो जाएगा कितना, 90 लाख। अपने बुक प्रॉफिट को कृपया करो, मेरे पे नहीं खुद पे, सॉल्यूशन आपका सही होगा, शानदार मार्क्स आपको मिलेंगे, और अपने प्रॉफिट को 90 लाख रुपए से क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसिशन अमाउंट कौन सा वाला है, क्रेडिट बैलेंस वाला है। नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स दिया हुआ है हमको कितना, 73 लाख का दिया है। मान के चलता हूं इसी के अंदर सरचार्ज और इसी के अंदर सेस वैस सब कुछ इंक्लूडेड है। तो हमें निकालना है हमारा बुक प्रॉफिट, हमें निकालना है बुक प्रॉफिट पे 15% टैक्स मैट, फिर उस पे हमको लगाना है क्या, सेस, सरचार्ज होगा तो लगाएंगे। अब तो चलिए, ट्रीटमेंट तो आपको बता ही दिए हैं, बता ही दिए हैं। तो बस ये ट्रीटमेंट क्या कर लेने हैं, आपको कर लेने हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है तो एक बार मैं कैलकुलेटर पे कर डालता हूं आपके। ठीक है ना, ये
20 करोड़ का मतलब 200 लाख हो गया होगा, प्लस कितना करना था 3 करोड़ मतलब 30, ठीक है 20 करोड़ हो गया, 20 करोड़, और ये है प्लस कितना है 3 करोड़ है ना। इसके बाद में प्लस कितना करना था 20 लाख, कर दिया मैंने प्लस 20 लाख कैलकुलेटर पे। माइनस करना था 50 लाख, मैंने कैलकुलेटर पे कर दिया माइनस 50 लाख। माइनस करना था कितना 3 CR, कर दिया मैंने कैलकुलेटर पे माइनस 3 CR। माइनस करना था 11 CR, वो भी कर दिया मैंने कैलकुलेटर पे माइनस 11 क्या है CR। प्लस करना था 50 लाख, कर दिया कैलकुलेटर पे प्लस 50 लाख, ठीक है। प्लस करना था 90 लाख, कैलकुलेटर पे कर दिया मैंने 90 लाख। तो मेरा बुक प्रॉफिट आया है 10 करोड़ 10 लाख रुपीस का, 10 करोड़ 10 लाख रुपीस का। अब आगे का कैलकुलेटर आप चलाएंगे, 15% आप इस पे टैक्स लगाएंगे। 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप सरचार्ज भी लगाएंगे, और एट द रेट ऑफ कितना लगाएंगे 12% लगाएंगे, और फिर 4% आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे सेस भी लगाएंगे। तो ये काम अब आप करेंगे, ठीक है, ये कैलकुलेटर चलाने वाला काम आप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आंसर मैच करवा देता हूं, मैच तो होना ही होना है, ठीक है ना। जब लॉ के प्रोविजन से करेंगे हर एक का ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा। ये रहा 10 करोड़ कितना है 10 लाख, आप करिएगा 15% मैट, 12% क्या है सरचार्ज, और 4% क्या है सेस। तो ये आ जाएगा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आ जाएगा। ये रहा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स जो बन रहा है ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 73 लाख। मैट ज्यादा है, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स कम है। आप सभी बहुत ही होशियार हैं, आपको मालूम है मैट देना पड़ेगा, और जब भी आप मैट देंगे मतलब आप एक्सेस टैक्स पे कर रहे हैं नॉर्मल से ज्यादा, तो जितना ज्यादा पे कर रहे हैं आप हकदार हो जाएंगे किसके मैट के क्रेडिट का। ये रहा आपका मैट का क्रेडिट। तो कहा बहुत ही सिंपल बच्चों जैसा नमूना क्वेश्चन था, एग्जाम में मिल जाए तो मजे आ जाए, ठीक है ना। समझ लो कि आज आपका क्या है दिन है। ये क्वेश्चन हमने क्या करा, बड़े आसानी से कर लिया। सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बड़े ही क्या होंगे आसानी से होंगे। चलो अगले पे चलते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, ये रहा। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे 23 पे, ठीक है ना। एक पॉज करके पानी पी लेते हैं हम। हाँ जी पानी पी लिया गया है। तो अब वापिस से बढ़ते हैं आगे और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पे यहाँ पर इस कंपनी का नाम लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिए। ये कंपनी कौन सी है, इंडियन है, मतलब ये फॉरेन नहीं है, ठीक है। ये एंगेज्ड है, एंगेज्ड का मतलब ऐसा नहीं कि इसकी एंगेजमेंट हुई हो, ये एंगेज्ड है किस में, फार्मा बिजनेस में, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में। तमिलनाडु में है, ये कोई से भी नाडु में हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने भी इन डेज को क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। कौन सी ईयर से, 1920, मतलब ये इनका कन्वर्जेंस ईयर है, और ये इसकी 1 अप्रैल कन्वर्जेंस डेट है। ओके, अब हमको फॉलोइंग क्या दिए हैं, पर्टिकुलर्स दिए हैं, देंगे ही तभी तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। बुक प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल आइटम्स, इसका मतलब हमें तो रेडीमेड क्या दिया हुआ है, रेडीमेड हमको बुक प्रॉफिट दिया हुआ है। 115 जेबी सबसेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग सारे करने के बाद में दिए हैं। सब कुछ दिया है, कितना 52 लाख और कितना है 26,000 का हमें बुक प्रॉफिट दिया है। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने नहीं करा ट्रीटमेंट किसका, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का, जबकि एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग 115 जेबी का जो एक्सप्लेनेशन, बोलो कौन सा होता है, बोलो, अरे कोई तो बोलो, एक्सप्लेनेशन 1 होता है, उसी से आप बीपी करते हो, बीपी मतलब बुक प्रॉफिट। उसी बुक प्रॉफिट के अंदर हमको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का ट्रीटमेंट करना होता है। अब इन्होंने नहीं करा, ये भूल गए, हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम याद रख के ये जरूर ट्रीटमेंट कर लेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया है, वो भी हमको कौन सा दिया है, एज पर बुक्स वाला दिया है, तो हमको बुक्स वाला ही करना है, ठीक है। ये रहा हमारा बिजनेस लॉस, ये रहा हमारा अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन, प्लस हम कर लेते हैं 6 6 12 और 1 13, 4 5 6 6.35, और ये 9 2 हो जाएंगे 11, 4 2 6 और 7। तो ये हमारा अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है, ये हमारा बिजनेस लॉस है।
वैसे तो हम इन दोनों में से विच एवर इस क्या होता है लोअर होता है वो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें आगे पढ़ना है, मालूम नहीं, बता देता हूं। अगर ये CIRP हो गए, ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चला गया, या फिर इनके डायरेक्टर को सस्पेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी न्यू डायरेक्टर बिठा दिए, तो इन दो केसेस के अंदर क्या हो जाता है, एग्रीगेट ऑफ क्या होता है, बिजनेस लॉस BL, और UD मतलब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, उस केस में ये होता है। अभी तो क्वेश्चन ही बताएगा ये वाला केस है या नहीं है, नहीं है तो हम तो ये वाला माइनस कर लेंगे। अब हमें आगे ये भी दिया हुआ है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्या दी है, इनकम दी है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये देखते हैं, इसमें हमको दिए जो आगे हो जाएंगे रिक्लासिफाइड, जो हो जाएंगे आगे उन्हें आगे होने देंगे, जबरदस्ती आज नहीं करेंगे, किसी के साथ जबरदस्ती करनी भी नहीं, लेकिन जो आगे होंगे ही नहीं, विल नॉट रिक्लासिफाइड, जो आगे होने ही नहीं वाले हैं, तो आज ही मौका है हमारे पास कि आज ही कर डालते हैं, तो करते हैं हम। चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, आपको कहा है असेट्स जो हो, इन्वेस्टमेंट जो हो और इंस्ट्रूमेंट जो हो, सब्र करो, आज मत करो इनको, जब भी क्या करोगे डिस्पोज करोगे, जब भी इनको रिटायर करोगे, जब भी इनको ट्रांसफर करोगे, उस ईयर में कर लेना, तो कृपया करो, मेरे पे नहीं खुद पे इनका ट्रीटमेंट आज ना करो। हाँ, डेफर्ड गेन कैश फ्लो इसका कर लो और अपना बुक प्रॉफिट बढ़ा लो, ठीक है ना, ये डेबिट वाला है, ठीक है ना, ये कौन सा है, डेबिट वाला है, और इधर क्रेडिट वाले हैं, तो इसको आप लेस कर लो, ठीक है। ये क्रेडिट वाला है तो ऐड कर लो, ये क्रेडिट वाला है ऐड कर लो, ये असेट्स वाला है, इसके लिए सब्र करो, आज मत करो, इस असेट्स को जब हम टिकाएंगे, टिकाएंगे का मतलब डिस्पोज करेंगे, रिटायर होगा, ट्रांसफर होगा, उस ईयर में कर लेंगे, तो इसका आज हम नहीं करेंगे। तो लेस वाला तो हमारा बस एक रह गया, ये लेस है, और ये तीन हमारे कौन से हैं, ऐड वाले हैं। इसके बाद में हमको क्या कहा है, ट्रांसिशन अमाउंट दिया हुआ है। इंडेस जब भी क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ट्रांसिशन अमाउंट निकल के आता है, और हमें क्या करना है, हमें धैर्य रखना है, एक साथ इसका नहीं करना है, नहीं तो बम्पर बुक प्रॉफिट बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। हम इसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे। तो ये 52,50,000 है, इस 52,50,000 क्रेडिट बैलेंस है, इसके अंदर इंक्लूड है कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट नहीं है, इसलिए 8 लाख क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। और ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है, डिफरेंस है, ये भी क्या करेंगे, लेस करेंगे, कितना, 4.5 लाख। तो 8 लाख और 4.5 लाख दोनों मिला के होते हैं कितने, 12.5 लाख। 52,50,000 में से 12.5 लाख माइनस करेंगे तो हर कोई जानता है आएगा कितना, 40 लैक्स। और 40 लैक्स का करना है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 8 5 जब 40, तो हम अपने बुक प्रॉफिट को अभी 8 लाख से क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। कितने से इंक्रीज करेंगे, 8 लाख से हम अपने बुक प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेंगे। ये आ चुके हैं, देखिए क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी हो गया, इसका मतलब CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चला गए। तो जो BL है, BL मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, और UD मतलब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, दोनों एग्रीगेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। कंप्यूट क्या करनी है, मेट लाइबिलिटी, तो बुक प्रॉफिट क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, और उससे क्या निकाल लेंगे, मेट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रोविजन से इनकम टैक्स है 8,20,000, और हम क्या निकालेंगे, मेट। और मेट अगर ज्यादा आया तो नॉर्मल प्रोविजन से जितना भी ज्यादा आपने टैक्स दिया है उसका आपको क्या मिल जाएगा, मेट क्रेडिट मिल जाएगा। मेट की रेट कितनी है आप अच्छे से जानते हैं, एट द रेट ऑफ कितनी है, 15 क्या है, परसेंट है। तो ट्रीटमेंट आपको बता दिए, एक तो क्या करने हैं, 8 लाख आपको क्या करने हैं, ऐड करना है, ठीक है। ये 4.5 4.45 ऐड करना है, 3.2 ऐड करना है, ये 7.25 ऐड करना है, लेस कर लेना है, ये कौन सा वाला, ये लेस कर लेना है 4.10 वाला लेस, ठीक है। और प्रीवियस पेज पे क्या था, ठीक है ना, ये भी लेस होगा, और अब ये भी क्या होगा, लेस होगा, दोनों ही क्या होंगे, लेस होंगे। तो दोनों ही लेस हो जाएंगे, 6 6 12 13, 13.45 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ये, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट आपको बताए थे इधर, बस इतना सा ट्रीटमेंट हो गया हमारा, क्या है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो बस हो गया, बस आपको 15% क्या निकाल लेना है, मेट निकाल लेना है, 15% मेट निकाल लेना। नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, जितना ज्यादा पे कर रहे हो,
ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन से ज्यादा, उसका आपको मैट क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। बस यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। अच्छा ये भी था, ये कितने साल तक कैरिड फॉरवर्ड होगा, तो 15 असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर है, 21-22। 21-22 का मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ, 22-23। तो 22-23 से अगर मैं 15 ईयर्स गिनूं तो 15 मतलब 37-38। तो असेसमेंट ईयर 37-38 तक मैट क्रेडिट क्या होगा, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर बता देता हूं, हालांकि ऐसा नहीं कि कोई तसल्ली करनी है, जब बता रहा हूं तो करेक्ट ही सॉल्यूशन है। ओके, ये लीजिए 37-38 तक क्या हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। मैट ज्यादा बन रहा है, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स कम है, तो जितना ज्यादा पे कर रहे हो आपको उसका क्या मिल जाएगा, मैट का क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये एक और क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से सिंपलिसिटी के साथ में क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। चलिए बढ़ते आगे हैं, लेकिन इससे पिछले वाला क्वेश्चन अब करते हैं। ठीक है, तो आप भी देख पा रहेंगे यार, ठीक है ना, बढ़िया चैप्टर है। एक प्रैक्टिकल वीडियो करो और एग्जाम में आ गया तो बल्ले बल्ले है आप सभी की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वापिस से थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। हाँ जी, अब मैंने तो पानी पी लिया, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऐसा है जहां हमें नॉर्मल प्रोविजन से भी टोटल इनकम निकालनी है और हमें बुक प्रॉफिट भी कंप्यूट करना है, तो कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम दिया है, आप पढ़ सकेंगे, पढ़ लीजिए। कंपनी कौन सी है देख लीजिए, डोमेस्टिक है। ये भी एंगेज्ड है, एंगेजमेंट हो गई है किसके साथ, मैन्युफैक्चर करते हैं व्हीट फ्लोर के, व्हीट फ्लोर। आप भाई कुछ भी मैन्युफैक्चर कर लो, हम अभी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखिए कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन 21-22 प्रीवियस ईयर का है। हमें नेट प्रॉफिट दिया है एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो आपको पहले मैं ट्रीटमेंट बता देता हूं, कौन से वाले, बुक प्रॉफिट वाले, क्योंकि हम अभी न्यूमेरिकल तो वही कर रहे हैं बुक प्रॉफिट के, तो बुक प्रॉफिट वाले कर लेता हूं। आफ्टर कंसीडरिंग द आइटम्स लिस्टेड इन सेकंड टू 6 बिलो, इसका मतलब है सारे आइटम्स कंसीडर नहीं करे इन्होंने, सिर्फ सेकंड से लेकर 6 तक ही क्या करे, कंसीडर करे। इसका मतलब है इन्होंने कौन सा कंसीडर नहीं करा, ये 7th और 8th वाला नहीं करा। जो इन्होंने नहीं किया उसको पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने किसको नहीं करा, क्यों नहीं करा। तो कंपनी ने क्रेडिट करा है रीवैल्यूएशन सरप्लस 10 लाख। फेयर वैल्यूएशन ऑफ क्या है, असेट। इन डेज कौन सा, 16 और 38। क्या कहा था, सब्र करो, अभी नहीं करना है, करेंगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जिस ईयर में ये असेट क्या होगा, रिटायर्ड होगा, डिस्पोज होगा, ट्रांसफर होगा, उस ईयर में करेंगे। तो इन्होंने भी इसका ट्रीटमेंट नहीं करा और हमें करना भी नहीं था, चलो बढ़िया। कंपनी ने क्रेडिट करा है 5 लाख, किसमें, ओसीआई में। फेयर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वापिस से वही चीज, एम सिंह खेम सिंह, बोथ आर सेम थिंग। इसको भी जब रिटायर करेंगे, डिस्पोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उस ईयर में हम इसके साथ करेंगे, लेकिन आज अभी नहीं करेंगे। तो आज नहीं करना है। तो दो ट्रीटमेंट इन्होंने करे नहीं थे और हमें वो करने भी नहीं थे। चलो अब जो इन्होंने करे हैं उसको देख लेते हैं कि वो भी सही करे हैं या नहीं करे। कंपनी मेंबर है किसकी, एओपी की। अब कंपनी मेंबर है एओपी की, तो एओपी की इनकम पे क्या लगा होगा, एमएमआर लगा होगा। जब एओपी अपनी ही इनकम पे एमएमआर की रेट से टैक्स दे चुकी है, तो उनकी इनकम पे हमारा जो क्या होगा, शेयर होगा, हमारा जो क्या होगा, लॉइन होगा। ठीक है ना, हमारा जो क्या होगा, शेयर होगा। उसके ऊपर क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं एंटायर इनकम जो है एओपी की, बिजनेस एक्टिविटी, और हमारा शेयर है कितने का, 9 लाख का। तो पहली फुर्सत से हम अपने प्रॉफिट को 9 लाख से क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। किधर कम करूं, ये लीजिए, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में ये 9 लाख सब्जेक्ट टू मैट नहीं होंगे। और इस इनकम को कमाने के लिए आपने कुछ खर्चे भी करे हैं, कितने, 90,000। और ये सब वो आइटम है जो आपने पीएनएल में कंसीडर करे। तो जो इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी, उसके रेस्पेक्ट में जो एक्सपेंडिचर, रिलेटेबल एक्सपेंडिचर जो आपने पीएनएल में डेबिट कर दिए हैं, उन्हें हमें करना पड़ेगा, क्या है, एड बैक। तो माइनस करेंगे 9 लाख और ऐड करेंगे कितना है, 90,000। चलिए आगे। कंपनी हैज प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अरे भाई इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के अंदर कोई सा भी क्या हो, इंटरेस्ट हो,
सब्जेक्ट टू मैट मतलब, सब्जेक्ट टू मैट का मतलब है अगर P&L में डेबिट कर रखा है तो पहली फुर्सत से उसे एड बैक करना पड़ेगा। कितना है अमाउंट? 3 लाख रुपए का। 5 लाख है टूवर्ड्स शेयर इन लॉस ऑफ फॉरेन सब्सिडी। ये भी अगर P&L में डेबिट कर रखा है तो इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। ध्यान रखिए मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट टू मतलब बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन वाले, नॉर्मल वाले अभी नहीं, नॉर्मल वाले इसके बाद में। अमाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ कौन सा है? P&L। इंटरेस्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना है? 12 लाख, जिसमें से सिर्फ 4 लाख ही पे करे। अरे वो नॉर्मल प्रोविजन में होता होगा 43B कि जिसमें रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक पेमेंट करोगे तो ही मिलेगा, ठीक है ना। हमारे बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में ऐसी कोई क्या नहीं होती, डिसअलाउंस नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका कोई भी क्या नहीं होने वाला है? ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं होने वाला है? ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में, कौन से की कंप्यूटेशन में? बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में इसका कोई भी ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने क्या करा? ब्रीच करा। भाई ब्रीच करोगे लॉ को, क्या करोगे? तोड़ोगे तो लॉ पे लगेगी पेनल्टी। लग गई पेनल्टी 1 लाख रुपए की। अरे नॉर्मल प्रोविजन में कुछ और होता होगा, लेकिन कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट में इसे एड बैक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो इसका भी हो जाएगा एंटी मतलब नो ट्रीटमेंट। इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कंपनी ने डेबिट कर रखे हैं 70,000, ये फी है, फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। ना तो ये इनकम टैक्स है, ना ये इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है, ये तो सिर्फ क्या है? फी है। तो इसे भी एड बैक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा, नो ट्रीटमेंट होगा बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन यहीं पर ही क्या होता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। कम यहीं पर ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। और कंपनी का टर्नओवर 19-20 में कितना है? 250 करोड़ है। 250 करोड़ होने का मतलब बता रहे हैं, जब आप नॉर्मल प्रोविजन से टोटल इनकम निकालोगे, टीआई निकालोगे, तो उस पे 25% की रेट से आपको क्या करना होगा? टैक्स कंप्यूट करना होगा। ओके तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किससे? हमारे नॉर्मल प्रोविजन से। तो वापिस से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आपको नॉर्मल प्रोविजन से क्या करवाता हूं? सॉल्व करवाता हूं। तो नॉर्मल प्रोविजन से क्या होगा? होना वही है, ये लीजिए कितना प्रॉफिट दिया है P&L का? 77 लाख दिया है। चलो पहला ट्रीटमेंट हमको दिया है क्या? पहला ट्रीटमेंट हमको दिया है कि एओपी के अंदर हमारा जो शेयर था, जिसकी हमको सेक्शन 86 से रिबेट मिलती है, अब चूंकि 9 लाख आपने P&L में क्रेडिट कर दिए हैं, लेकिन वो नॉर्मल प्रोविजन में भी क्या नहीं होंगे? टैक्सेबल नहीं होंगे। तो कृपया करके अपने प्रॉफिट को 9 लाख से हम कम कर लेंगे, क्योंकि सेक्शन 86 में हमें रिबेट मिल रही है। और आपको मालूम है जो इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, जिसकी 86 में रिबेट मिल गई, उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलती है। अब आपने 90,000 के एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं? डेबिट है। तो आप वापस से इसे क्या कर दीजिए? ऐड बैक कर दीजिए। यही ट्रीटमेंट हमने किसके अंदर करा था? ये सेम ट्रीटमेंट हमने बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में भी करा था। अगला ट्रीटमेंट है, अगला ट्रीटमेंट है इनकम टैक्स का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 3 लाख है। नॉर्मल प्रोविजन में भी इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती है। क्योंकि P&L में डेबिट हो रखा है तो कृपया करो खुद पे और 3 लाख से अपनी ऐड कर लो प्रॉफिट, मतलब क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। और ये 5 लाख है, लॉस है आपकी सब्सिडरी, फॉरेन सब्सिडरी कंपनी के क्या है? लॉस है, उसमें आपका हिस्सा। ये भी कोई डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो हम 5 लाख को क्या करेंगे? दोबारा क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। और यही सेम ट्रीटमेंट हमारी बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में भी हुआ था। अब इसके बाद में है इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमें क्या देना था? इंटरेस्ट देना था। कितने रुपए का? 12 लाख। हमने P&L में डेबिट तो कर दिया, लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट क्या करा है? 4 लाख करा है। मान के चलते हैं 4 लाख करा है, तो इसका मतलब ये हमें यही बताना चाह रहे हैं कि 8 लाख का पेमेंट रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक नहीं किया गया। और 43B हमें यही सिखाता है कि इंटरेस्ट अगर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया गया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा।
आपने 4 लाख पे करा, लेकिन P&L में पूरे 12 लाख क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, तो इस वजह से 8 लाख क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे, हमें क्या करने पड़ेंगे, एड बैक करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, आपने कुछ क्या करा है, ब्रीच करा है, बिल्डिंग के कुछ क्या थे, नॉर्म्स थे। ठीक है, वाइल एक्सटेंडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, ये कहानी हो गई, फैक्ट्री बिल्डिंग को एक्सटेंड कर रहे थे, जो भी था आपने नॉर्म्स को क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। फिर आपके अगेंस्ट क्या चली, प्रोसीडिंग चलेगी, काम ऐसे करोगे तो हो गई। फिर आपने उसको सेटल करा 1 लाख रुपए की कंपाउंडिंग फी। कंपाउंडिंग फी का मतलब क्या है, नाम कंपाउंडिंग फी है, नेचर तो कौन सा है, पेनल्टी है। और एज पर सेक्शन 37 पेनल्टी चाहे किसी भी लॉ की हो, लॉ को किसी भी ब्रीच ऑफ लॉ की हो, चाहे इनकम टैक्स हो या एनी अदर लॉ हो, वो डिसअलाउ होता है। क्योंकि P&L में आपने डेबिट कर रखा है, इसलिए आप इसे दोबारा से क्या कर लीजिए, ऐड बैक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, ये रहा फी। ये फी है, ये कोई इनकम टैक्स नहीं है, और ना ही इनकम टैक्स का कोई क्या है, इंटरेस्ट है, और ना ही कोई पेनल्टी है, ये तो फी है। और हमारे PGBP में भी इनकम टैक्स को मना करा है, इंटरेस्ट की डिडक्शन को मना करा है, इनकम टैक्स की पेनल्टी को क्या करा है, मना करा है। लेकिन अगर इनकम टैक्स में कोई लेट फी क्या हो रही है, लग रही है, उसकी डिडक्शन को मना नहीं करा, ये डेबिटेड हो रखे हैं, इसका हमें कोई नहीं करना, एंटी नो ट्रीटमेंट, नॉर्मल प्रोविजन में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके बाद में नॉर्मल प्रोविजन में तो ये कोई ट्रीटमेंट होते भी नहीं है हमारे OCI वाले। तो बस हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन, ड्यूरिंग द करंट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इज द सेम एज अलाउेबल एज कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट का है। तो दोनों ही अमाउंट क्या बता रहे हैं, सेम बता रहे हैं। तो हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, हम कर भी नहीं पाते, क्योंकि कोई अमाउंट हमको दिया भी नहीं था, दिया भी होता तो भी नहीं करना था, क्योंकि दोनों तो क्या है, सेम ही है। तो बस नॉर्मल प्रोविजन भी हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, मेट भी हो गया। आपको करना क्या है, नॉर्मल प्रोविजन से जो टोटल इनकम आ रही है, उस पे 25% की रेट से क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। जो बुक प्रॉफिट आया है, उस बुक प्रॉफिट पे 15% की रेट से आपको क्या निकालना होगा, टैक्स निकालना होगा। ठीक है, निकालना होगा। तो बस ये तो बड़ा सिंपल सा है। अब ये कैलकुलेटर चलाने वाला काम बहुत ही आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल प्रोविजन, ये जो शेयर था 86 की रिबेट लेस करा, 90,000 का जो एक्सपेंडिचर था रिलेटेबल वो एड बैक करा। ये 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए किस चीज के थे, इनकम टैक्स के इंटरेस्ट के थे, इनकम टैक्स के इंटरेस्ट के थे। ये 5 लाख रुपए सब्सिडरी कंपनी के लॉस के थे। ये 43B लगा था कि हमने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक इंटरेस्ट नहीं दिया। ये 1 लाख रुपए कौन सा था, पेनल्टी का था। ठीक है, फी, लेट फी डिसअलाउ नहीं होती है, तो नो ट्रीटमेंट हुआ। ये OCI का नॉर्मल प्रोविजन में वैसे भी क्या नहीं होता, नो ट्रीटमेंट। तो बड़ी आसानी से ये टोटल इनकम कंप्यूट हो गई। इस टोटल इनकम पे 25% की रेट से आप टैक्स निकाल लेंगे, 4% सेस है। मतलब ये कैलकुलेटर चलाने वाली बातें हो गई। ये मैं आपको सिखाऊं तो भी क्या सिखाऊं, मैं क्या सिखाऊंगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकल गया। इसी तरह से आप मैट भी निकाल लीजिए, और अगर नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स कम आ रहा है तो मैट पे करना पड़ेगा, और जब मैट पे करेंगे तो जितना ज्यादा पे कर रहे हैं उसका आपको क्या मिल जाएगा, मैट क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगेन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आया हुआ, जिसको हमने भी बड़े आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले पे, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं और सॉल्व करते हैं। एक बार वापस से पानी पी लेता हूं मैं, पॉज करके। चलिए, तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये पहला क्वेश्चन आया है, जो कौन सी कंपनी का है, फॉरेन कंपनी का है। फॉरेन कंपनी का है तो कुछ विशेष अटेंशन रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। आपको भी रखना है, मैं भी रखूंगा। ठीक है, आपको ज्यादा रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। मेरे को भी रखना है क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। तो ये कंपनी का नाम है, ये यूके में इनकॉर्पोरेटेड है, और इनका इंडिया में पीई है। इस बात का आप बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं रखेंगे तो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन रॉन्ग होगा। कैसे हो सकेगा, जैसे कि मान लीजिए क्या है, रॉयल्टी है। ठीक है ना, कौन सी इनकम है आपको, तो चलो फॉरेन कंपनी के केस में क्या बताया था, CGI इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट। और क्या बताया था आपको, डिविडेंड, ठीक है ना। और क्या बताया था, रॉयल्टी, और FTS, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। CG ध्यान रखना, CG किसका, एस सिक्योरिटीज वाला, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों।
अगर इनकी रेट अगर 15% से कम है, अगर इनकी रेट 15% से कम है, अगर 15% से कम है, तो ये इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी, ये इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी, ये डिविडेंड सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगा, ये इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगा, और ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला सिक्योरिटीज वाला, ध्यान रखना, सिक्योरिटीज वाला सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगा अगर इनकी रेट 15% से कम हुई तो। लेकिन अगर ये जो आपका सीजी है, ये जो अगर आपका आई है, ये जो आपका डी बोले तो डिविडेंड है, ये बोले तो आर बोले तो रॉयल्टी और एफटीएस है, अगर इनकी रेट 15% या 15% से ज्यादा हुई, 15% बराबर या उससे ज्यादा हुई, तो फिर ये सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगी, मैट हो जाएगी। अब जैसे इनकम कौन सी है, रॉयल्टी है और एफटीएस है, और आपका इंडिया में क्या है, पीई है, पीई 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 बोले तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो आपको ध्यान होगा 115 ए एप्लीकेबल नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, खुद से बोलिए नहीं होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है एग्जाम में। 10% वाला प्रोविजन काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नॉर्मल प्रोविजन होगा, और नॉर्मल प्रोविजन फॉरेन कंपनियों पे टैक्स रेट होती है कितनी परसेंट, 40%। तो ये क्वेश्चन में एक विशेष बात हो सकती है नहीं है, तो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखेगा, इन्होंने बोल दिया है आपका इंडिया में है। अच्छा, अगर आपका इंडिया में होता ही नहीं, ठीक है, अगर आपका इंडिया में होता ही नहीं, आपका इंडिया में होता ही नहीं, DTAA होता, और अगर आपका इंडिया में होता ही नहीं, नो पीई, तो फिर लगता ही नहीं आपके ऊपर क्या मैट, तो फिर आप फॉरेन कंपनियों पे मैट एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो आप रखेंगे एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड, और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने आपको रेडीमेड क्या कर दिया, बता दिया। हमको नेट प्रॉफिट दिया है, ब्रांच पी&एल जो दिया हुआ है कितना है, 95 लाख है, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे इस 95 लाख के अंदर, ट्रीटमेंट करेंगे, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करेंगे, लास्ट में जाके पढ़ेंगे क्या नॉर्मल प्रोविजन से भी हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है क्या, तो हम लास्ट में देख लेंगे। हाँ जी, कौन सा है, डिविडेंड है फ्रॉम इंडियन कंपनी लिस्टेड 8 लाख रुपए का, और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी क्या है, अनलिस्टेड कितना है, 4 लाख रुपीस का। तो आपको डिविडेंड क्या हो रही है, इनकम हो रही है, आपको कौन सी इनकम हो रही है, डिविडेंड इनकम हो रही है। वैसे नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनियों को डिविडेंड इनकम वैसे तो 20% की रेट से टैक्स होती है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक विशेष बात है, देखो नोट लला हुआ है, डिविडेंड है, क्या लिखा है पढ़ो, डिविडेंड इनकम है, DTAA के अनुसार तय हुआ है कि वो 10% की रेट से ही क्या होगी, टैक्स होगी, ठीक है, 10% की रेट से। तो वैसे तो नॉर्मल प्रोविजन 20 बोलता है, और अगर ये नोट नहीं होता तो फिर ये डिविडेंड इनकम सब्जेक्ट टू क्या होती, मैट होती, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि DTAA बोल रहा है कि डिविडेंड की रेट कितनी होगी, 10%, और 10% चूंकि क्या है 15% से क्या है कम है, इधर देखो 15% से क्या है कम है, तो ये इनकम सब्जेक्ट टू क्या नहीं होगी, मैट नहीं होगी, इसलिए हम अपने प्रॉफिट को इधर तो 8 लाख से कम कर लेते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू क्या नहीं है, मैट नहीं है, और इस 4 लाख को भी लेस कर लेते हैं, क्योंकि ये 4 लाख भी सब्जेक्ट टू क्या नहीं होंगे, मैट नहीं होंगे। होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मिला है हमको, ठीक है, इंटरेस्ट मिला है हमको, मुंबई की कंपनी से हमको मिला, तो आपको ध्यान हो वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में एक्रूराइज मानी जाती है, वो हमको क्या हुआ है, रिसीड हुआ है फॉरेन करेंसी में, रिसीड हुआ एज पर सेक्शन 115A, ठीक है, टैक्सेशन कितना होता है, 5%, TDS होता है 194LC, 5% टैक्स होता है, और जो भी इंटरेस्ट की इनकम है अगर उसका टैक्स 15% से कम है तो वो इनकम सब्जेक्ट टू क्या नहीं होती है, मैट नहीं होगी, तो इसलिए हम इस 7 लाख को भी बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में से लेस कर लेंगे। इसके बाद है हमें है फी फॉर टेक्निकल सर्विस है, हमको मिली है 25 लाख रुपए की फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिली है, ये एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या है, अप्रूव्ड है, और उस इनकम को कमाने के लिए 6 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर करा, सेक्शन 115A एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, 115 एप्लीकेबल नहीं होगा, 44DA एप्लीकेबल होगा, क्यों, क्योंकि 115A तब लगता है जब आपका इंडिया में पीई नहीं होता, और 44DA लगता है अगर आपका इंडिया में क्या है, पीई है। अगर इंडिया में पी है तो नॉर्मल जो भी रेट होगी, एनआर नॉर्मल रेट जो भी होगी, उस रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा इसके ऊपर, तो ये इनकम आपकी सब्जेक्ट टू मैट रहेगी, ठीक है ना, ये इनकम आपकी सब्जेक्ट टू क्या रहने वाली है, मैट रहने वाली है, इसके लिए इसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट करने वाले नहीं है।
अब हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। टोटल इनकम चार्जेबल नॉर्मल रेगुलर प्रोविजन से हमको इनकम दी है 20 लाख रुपए की, लेकिन ये जो 20 लाख निकाले इन्होंने इसमें विदाउट कंसीडरिंग आइटम फर्स्ट टू फोर अबाउ, ऊपर वाला आइटम कंसीडर नहीं करे, तो हम कर लेंगे। हम है ही इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हमारा पर्पस ही सॉल्व करना है, मार्क्स मिलेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना था, तो ये बुक प्रॉफिट कंप्यूट हो गया। बस तीन ही क्या थे, ट्रीटमेंट थे, 8 4 12 और 12 4 19। 95 में से 19 अगर हम माइनस कर दें तो क्या 76 आ जाता है क्या? 76 आ जाता है क्या? 9 15 7 8 9 आ जाता है भाई 76 लाख। तो देख लेते हैं बुक प्रॉफिट, देखना क्या आना ही है वो तो यार, ये लो यार। ठीक है, ये सब कैलकुलेटर चलाने वाले काम है, और इस लेवल पे कोई आपको कैलकुलेटर चलाना सिखाना नहीं है मुझे, ये तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, है ना। अब मैं आपको कराता हूँ नॉर्मल प्रोविजन। तो नॉर्मल प्रोविजन में हम ट्रीटमेंट करेंगे किसमें? 20 लाख में। 20 लाख आ रहा था ना, उसमें करते हैं। तो नॉर्मल प्रोविजन, ये कौन सी इनकम है? डिविडेंड इनकम है। फ्रॉम कौन सा? इंडियन कंपनी 8 लाख, और ये कौन सा है? 4 लाख। नॉर्मल प्रोविजन। तो सबसे पहली बात, नॉर्मल प्रोविजन में से मैं इसको 8 लाख को इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि ये इनकम टैक्सेबल तो है, लेकिन ये आईओएस हेड में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। ध्यान है ना, डिविडेंड इनकम हमेशा कहां टैक्सेबल होती है? आईओएस हेड में टैक्सेबल होती है। तो इधर लिख देता हूं आईओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कितना? 12 लाख होगी, टैक्सेबल तो होगी, लेकिन कौन से हेड में होगी? आईओएस हेड में होगी। इसके बाद में आपको मिला है क्या? इंटरेस्ट मिला है। ठीक है ना, आपको क्या मिला है? इंटरेस्ट क्या करा है? मिला है। तो इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। अच्छा, ये डिविडेंड इनकम थी, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम का टैक्स कितना बताया इन्होंने? 10% बताया है। चलो, इंटरेस्ट है हमको 7 लाख रुपए का, क्या है? इंटरेस्ट है, मिला है हमको, इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी इंटरेस्ट किस में जाएगा? इंटरेस्ट किस में जाएगा? इंटरेस्ट किस में जाएगा? इंटरेस्ट जाएगा आईओएस हेड के अंदर 7 लाख। ठीक है, और एट द रेट ऑफ 5%। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखें, गलती हो जाती है जैसे कि मेरे से हो गई। ये 8 लाख और 12 लाख माइनस नहीं करने थे, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ये जो 20 लाख जो दिया था ना, 20 लाख जो दिया था, क्वेश्चन क्वेश्चन, ये जो 20 लाख है विदाउट कंसीडरिंग आइटम फर्स्ट टू क्या है? 4 अबव। इसका मतलब ये इस 20 लाख के अंदर डिविडेंड इनकम को इंक्लूड करा हुआ नहीं है हमने, तो हमें लेस नहीं करना था। ठीक है, गलती मेरे से भी हो गई, पर मेरे को याद आ गया क्वेश्चन की उसमें लिखा था विदाउट। तो ऐसे आपसे भी गलती हो तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और अपनी मिस्टेक को ठीक कर लेना है, जैसे मैंने करी। इसके बाद है फी फॉर क्या है? टेक्निकल सर्विस है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस है कितने की? 25 लाख की। मान के चलता हूं ये बिजनेस इनकम होगी, हालांकि नहीं बोला है तो मैं अदर सोर्स में डालता या बिजनेस में डालता, अब मैं मान रहा हूं कि शायद ये बिजनेस इनकम रही होगी। 25 लाख इनकम है और 6 लाख का एक्सपेंडिचर है, मतलब 19 लाख की इनकम हुई, क्योंकि आजकल 25 माइनस 6 होता है 19, तो 19 लाख। ठीक है ना, ये हो गया आपका 39 लाख। ध्यान रखना ये 39 लाख टैक्स होगा एट द रेट ऑफ कितने से? 40% से। डिविडेंड टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 10% से, और ये टैक्स होगा एट द रेट ऑफ कितने से? 5% से। क्वेश्चन में कुछ बचा? क्वेश्चन में कुछ और नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब मैं आपको नॉर्मल प्रोविजन वाला भी दिखा देता हूं। दिखाना क्या है? आंसर तो मैच होना ही होना है, क्योंकि जो गलती थी वो याद आ गई तो मैंने ठीक कर लिया। देखो, आ, कितना था? 20 प्लस 19, 39 लाख का 40%। 40% करना भाई, 40%। 40% 3,90,000 का 4 गुना करना है, तो वो हो जाएगा एक तो 12 और 3.6 15, ये आ गया, बिल्कुल सही है। ओके, हाँ जी, डिविडेंड था 12 लाख का, 10% की रेट से टैक्स, बिल्कुल सही। ब्याज 7 लाख का था, 5% की रेट से, बिल्कुल सही। ये आपका आ गया नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स आ गया। इस पे मस्त शानदार तरीके से सेस वेस लगा दो 4% वाला, तो फिर आपका क्या निकल के आ जाएगा? टैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोविजन मेट से हमने निकाला हुआ है, 76 लाख था ना, कर लेते हैं 76 लाख का 15%, 11,40,000। इसका मतलब मेट ज्यादा बन रहा है, नॉर्मल प्रोविजन नहीं, नहीं मेट कम बन रहा है, नॉर्मल प्रोविजन क्या बन रहा है? ज्यादा बन रहा है।
तो बस नॉर्मल प्रोविजन पे 4% क्या लगा लो, सेस लगा लो, और ये आपका क्या बन गया, टैक्स बन गया, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये बड़ा यार मतलब शानदार नहीं, बहुत इजी क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन इजी में भी चलो ये मैट के हिसाब से ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, मैट में बस टफ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, जो इजी भी होता है, बस वही यहाँ का क्या है, ऐसा टफ क्वेश्चन है। चलो और क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करवाते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 20 पे। और मैं यहाँ पर लूंगा पॉज और क्या पीऊंगा, पानी। ओके, अब बिना पॉज लिए पी लेते हैं। चलो भाई बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है, हमको दिया है कौन सा, ये एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, डोमेस्टिक कंपनी है, नाम पढ़ लीजिए आप। 95 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिया, स्टेटमेंट ऑफ कौन सा, पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का मतलब वही कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2 वो दिया है, और हमको वही चाहिए था। और हम इसमें वही करेंगे जो हमको एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है ना, एडजस्टमेंट, वही करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे हम। ये क्या है, आइटम्स हैं। ठीक है, आइटम्स हैं जो डेबिटेड हुए हुए हैं, और कुछ आइटम्स जो क्रेडिट हुए हैं। देखते हैं क्या है ट्रीटमेंट। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 5 लाख रुपए, जिसमें गड़बड़ हो गई, ये 75,000 है, 75,000 है। ठीक है, टेलीग्राम पे जब पीडीएफ अवेलेबल होगा तो मैं इस जीरो को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, ये 75,000 होगा। ठीक है ना, एक जीरो क्या लग गया, ज्यादा लग गया। ओके, तो क्या करो ट्रीटमेंट, भाई ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट हमें करना है कितना, 5 लाख ऐड कर लेना है। सेल्स टैक्स लाइबिलिटी ध्यान रखना, मैट करवा रहा हूँ, मैट बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन, बीपी करवा रहा हूँ। और प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ था 95 लाख का, उसमें ट्रीटमेंट। सेल्स टैक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। डेप्रीसिएशन एक बार का तो ऐड कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन वाला डेप्रीसिएशन दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया तो 4 लाख वापस से माइनस कर लेंगे, और दिया होगा तो रीवैल्यूएशन वाले का ट्रीटमेंट करेंगे। इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपने पे नहीं करा, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। रिजर्व बनाया आपने, ये गड़बड़ काम करा, पीएनएल से आपने रिजर्व बनाया, अपने बुक प्रॉफिट को कम करा, आपकी गड़बड़ का सुधार हम कर लेते हैं और आपके बुक प्रॉफिट को दोबारा से बढ़ा लेते हैं। तो 1,30,000 से हमारा बुक प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज करना होगा। पेनल्टी फॉर इनफ्रैक्शन ऑफ लॉ, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में इसका कोई भी क्या नहीं होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब हमें आना है, ठीक है ना, अब हमें आना है, कहां पर आना है, जो आइटम्स हमारे क्या है, क्रेडिटेड है। तो डेबिटेड वाले देख लिए ना, 5 लाख ऐड, 4 लाख ऐड, और 1,30,000 ऐड, 5 लाख ऐड, 4 लाख ऐड, और 1,30,000 क्या हुआ, ऐड हुआ, 3 ऐड हुए। हाँ जी, अब ये रहे आपके वापिस से आइटम्स आ गए जो क्रेडिट हो रखे हैं। एग्जेम्प्ट इनकम, अरे भाई एग्जेम्प्ट इनकम कभी भी सब्जेक्ट टू मैट नहीं होती है। 1,40,000 ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अरे भाई रूरल हो या अर्बन हो, नॉर्मल प्रोविजन में हम पढ़ते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल सेट नहीं होती, लेकिन अभी हम नॉर्मल कहाँ कर रहे हैं, हम तो अभी कंपनी सेट कर रहे हैं, तो ये तो सब्जेक्ट टू मैट होगी, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। प्रॉफिट ऑन यूनिट्स एस्टेब्लिश्ड इन सैज, सैज में 10AA में डिडक्शन मिलती है, 10 से एग्जेम्प्ट नहीं होती है, और जो सैज की कंपनीज है वो सब्जेक्ट टू मैट होती है, तो इसलिए इसका भी हमें कोई भी क्या नहीं करना है, ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसका भी हमें कोई भी क्या नहीं करना है, ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है भाई। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 क्लॉज 1 से एग्जेम्प्ट होती है, इसलिए वो इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी, वो इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी। रॉयल्टी रिसीव्ड हुई है, पेटेंट डेवलप्ड और रजिस्टर्ड हुआ है, दोनों ही काम डेवलप्ड रजिस्टर्ड है। 115 बीबीएफ के अकॉर्डिंग इस पे टैक्स रेट 10% है, इसलिए ये सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी, और हम माइनस कर लेंगे कितना, 40 लाख। तो 3 ऐड करे थे और 3 ही हमने क्या कर लिए हैं, लेस कर लिए। बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अभी इनकम टैक्स एक्ट के डेप्रीसिएशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी कंपनी एक्ट कर रहे हैं। हाँ, डेप्रीसिएशन एज पर बुक इंक्लूड्स 1,90,000 ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। तो ट्रीटमेंट दो तरीके से आपको हमेशा बता रहा हूं, एक बार तो 4 लाख ऐड कर लो,
और एक बार लेस कर लो कितना वाला, नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा, 4 लाख माइनस 1,90,000। तो माइनस कर लो कितना, 2,10,000। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, और नहीं तो सीधा तरीका है क्या, रीवैल्यूएशन वाला डेप्रीसिएशन क्या कर लो, ऐड बैक कर लो। तो जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, और दोनों ही ट्रीटमेंट क्या है, सही है। अगला ट्रीटमेंट बढ़िया है, अच्छा सीखने को मिलेगा। एक ही पॉइंट आया है जिसमें अच्छा सीखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट है। क्या लिखा है, बोरोड कैपिटल है 1,00,000 रुपए का, वाई को देना था, लेकिन हमने पीएनडल में क्या नहीं करा, डेबिट नहीं करा। ये क्या करा आपने, पीएनडल में डेबिट नहीं करा। अब नहीं किया तो नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको जो 95 लाख का आपने प्रॉफिट दिया है, आपने दिया है, वो आपने हमको ये बोल के दिया है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 2 के अकॉर्डेंस में बना हुआ है। तो जब वो उसके अकॉर्डेंस में बना हुआ ही है, ठीक है, तो हमको तो उसमें और कोई एडजस्टमेंट जो करने थे वो सिर्फ 115 जीबी वाले सब सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन 1 वाले करने हैं। अगर कोई डेबिट होने से ये रह गया है तो हमें उसको क्या नहीं करना है, डेबिट नहीं करना। क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई वो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो जब बना हुआ है तो बस ठीक है, उसमें हमको और कोई क्या नहीं करना, एडजस्टमेंट नहीं करना। समझ में आई बात। लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट मतलब बुक्स का लॉस है कंपनीज एक्ट का, 4,70,000 का है। इस 4,70,000 में 4,10,000 डेप्रीसिएशन है। इसका मतलब बिजनेस लॉस कितना हुआ, 60,000, और डेप्रीसिएशन कितना हुआ, अनएब्जॉर्ब 4,10,000। दोनों में से लोअर कौन सा होगा, 60,000। तो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में हम 60,000 क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में 60,000 लेस कर लेंगे। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। हमको क्या करना है, मैट निकालना है। हमको मैट निकालना है, इसका मतलब नॉर्मल प्रोविजन करना ही नहीं है। क्वेश्चन तो हो गया हमारा, क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। क्या है, 95 लाख। करें क्या कैलकुलेटर पे, करते हैं भाई, एक बार कर लेते हैं। 95 लाख प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1.3, है ना, माइनस 1.4, माइनस है 1.4, ठीक है, माइनस है कितना, 6, माइनस हो गया 6, माइनस है कितना 40 लाख, तो माइनस हो गया कितना 40, ओके। और डेप्रीसिएशन का हमने क्या करा था, 2,10,000 माइनस कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा 2.1, ठीक है, 2.1, और माइनस हो जाएगा कितना 60,000, तो माइनस हो जाएगा 0.6। तो मेरे तो आ रहा है 55,20,000, ठीक है ना। हालांकि मेरे से क्या है, कैलकुलेटर चलाते समय मैक्सिमम टाइम क्या होती है, गलती होती है। तो मैं तो बचता हूँ कैलकुलेटर क्या करने से, चलाने से। इसलिए आपको कह देता हूँ कि प्लस माइनस आप कर लेना, ट्रीटमेंट सारे बताऊंगा सही ये रहे, और जब खुद करने जाऊंगा तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ कर देता हूँ। इस बार देखते हैं कि हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो अब कैसे ही सही हुआ हो, लेकिन इस बार तो सही हो गया। 55 लाख कितना है, 20,000 है। आप 15% इस पे क्या लगा लीजिएगा, 4% लगा लीजिएगा और आ जाएगा। तो बस ध्यान रखिएगा, वैसे तो हाईलाइट करा हुआ ही है मैंने, तो पीडीएफ पढ़ते समय आपको ध्यान हो जाएगा कि कुछ ट्रीटमेंट अच्छा होगा तभी है, तो हाईलाइट करा हुआ है और बता दिया। भाई जब शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग पीएनडल बना हुआ है, तो अब आपको उसमें और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने, एओ की पावर नहीं है कि वो उसके अंदर क्या कर सके, नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर सके। उसकी पावर सिर्फ एक्सप्लेनेशन 1 में जो दिए हुए एडजस्टमेंट है, सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में होगी बस, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आपको रिवीजन लेक्चर में बता दिया था, ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है बुक प्रॉफिट की क्या कंप्यूटेशन में। जब आया तो ऐसे बोल देता हूँ, जैसे देखो एग्जांपल, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग का कुछ नहीं होगा। कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऐसे पढ़ मत जाना कि आपने लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, यही होगा। तो 54 EC इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में जैसे
मान लीजिए ATIC है, इसकी भी कोई डिडक्शन नहीं होती है, ये भी सब्जेक्ट टू मैट होते हैं, ये भी सब्जेक्ट टू क्या होते हैं, मैट होते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करना होता, ठीक है ना, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। कौन सा? प्रायर पीरियड आइटम्स का। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक्सप्लेनेशन वन ने जो बताए हैं वही करिएगा। एक्सप्लेनेशन वन ने ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में नहीं बताया, नहीं करना है। 54EC के बारे में नहीं बताया तो कोई एग्जामेशन नहीं होगी। ATIC के बारे में नहीं बताया तो इसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। प्रायर आइटम के बारे में नहीं बताया तो उसका भी कोई भी क्या नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई चलो क्वेश्चन। और अब हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 आ रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे हुए मेरे ख्याल से, अपन ने कितने कर लिए होंगे, 5 न्यूमेरिकल तो मेरे ख्याल से 1 आवर्स में हम कर ही चुके हैं। समझाने के साथ में 5 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। पॉज लेता हूं और पानी क्या कर लेता हूं, पी लेता हूं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कंपनी का नाम है रेसिडेंट कंपनी है। प्रॉफिट हमको दिया है कितना, 15 लाख। और फॉलोइंग आइटम्स को क्या करने के बाद, डेबिट करने के बाद और क्या क्रेडिट करने के बाद। क्या है स्टेटमेंट P&L, इसका मतलब सिर्फ शेड्यूल हमको वही एडजस्टमेंट करने एक्सप्लेनेशन वन वाले। ये जो P&L दिया हुआ है ये हमें शेड्यूल 3 के पार्ट 2 के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। तो आइए बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करते हैं। और ये 15 लाख का हमको नेट प्रॉफिट दिया है। तो सबसे पहले हमको आइटम्स दिए हैं कौन से वाले, जो डेबिटेड है। प्रोविजन है सब्सिडी के लॉसेस का, तो इसे हम ऐड कर लेंगे, 70,000 ऐड। प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का, मतलब प्रोविजन आपने बनाया है डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ असेट का, तो इसे भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रोविजन बनाया है इनकम टैक्स का, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा। 1,05,000 क्या होगा, ऐड होगा। प्रोविजन बनाए हैं आपने ग्रेच्युटी एक्चुअल वैल्यूएशन पे, तो ये असर्टेन लायबिलिटी है, ये अनअसर्टेन लायबिलिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है, तो इसका हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। डेप्रिसिएशन कर देते हैं, एक बार का तो ऐड कर देते हैं, बाद में क्वेश्चन में देखते हैं क्या रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन दिया है। दिया है तो कर देंगे ट्रीटमेंट, नहीं दिया होगा तो वापस से 3,60,000 ही माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक पे नहीं करा, अभी नहीं करा, तो नॉर्मल प्रोविजन में 43B लगता होगा। बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। पेनल्टी फॉर इनफ्रैक्शन ऑफ लॉ, इसका भी कोई क्या नहीं करना, एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। अब हम आ जाते हैं कौन से, ऐसे आइटम्स जो क्रेडिटेड है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर हमारी यूनिट है, वहां से प्रॉफिट हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट होती है उसमें सेक्शन 10AA एप्लीकेबल होता है, और सेक्शन 10AA वाली इनकम सब्जेक्ट टू मैट होती है, कोई एग्जेम्प्ट नहीं है, सब्जेक्ट टू मैट होती है, इसलिए इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। ठीक है, शेयर है एओपी, आप मेंबर हो, तो आप कंपनी एक मेंबर हो एओपी में, तो एओपी पे क्या लगा होगा, एमएमआर की रेट से टैक्स लगा होगा। जब एओपी पे एमएमआर की रेट से टैक्स लग गया तो उनकी इनकम पे जो आपका लॉइन होगा, शेयर होगा, उसकी 86 में रिबेट मिल जाएगी, और रिबेट मिलने की वजह से अब वो इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी, अब वो इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी। इनकम में यूनिट्स ऑफ यूटीआई, आज के टाइम पे यूनिट्स ऑफ यूटीआई से होने वाली इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है, टैक्सेबल होती है, इस वजह से इसका हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। किसी जमाने में एग्जेम्प्ट हुआ करती थी अंडर सेक्शन 10 के अंदर, लेकिन आज वो जमाना है जब ये इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बिल्कुल सब्जेक्ट टू क्या होगा, मैट होगा, हमको भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। अच्छा, क्वेश्चन आगे है, डेप्रिसिएशन में 1,50,000 वाला रीवैल्यूएशन वाला है, तो पहले कितना था, पहले कितना था, 3,60,000 था। तो देखो भाई, 3,60,000 में से रीवैल्यूएशन वाला हटा देता हूं, 1,00,000 कौन सा, 50,000, ये आ जाएगा 2,10,000। तो 2,10,000 आप क्या कर लो, माइनस कर लो, है ना। और या फिर ट्रीटमेंट जो हमेशा बताते हैं वो नेट कर दो, क्या जितना भी रीवैल्यूएशन वाला है बस वो ऐड कर लो भाई, या फिर तो 4,00,000 ऐड करो, 2,10,000 क्या करो, कम करो, और या फिर नेट कर दो, 1,50,000 ऐड कर दो, जैसा करना चाहो। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स का इनकम टैक्स एक्ट में करते हैं, बुक प्रॉफिट में नहीं करना।
बैलेंस है हमारा P&L शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर हमको P&L का बैलेंस दिया, इसका मतलब लॉस है, लॉस कहां पर असेट साइड में दिया, इसका मतलब लॉस है कितने का 10 लाख, और इस 10 लाख के लॉस में इंक्लूड है 4 लाख का अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन, इसका मतलब बिजनेस लॉस कितना हुआ 6 लाख हुआ, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन कितना हुआ 4 लाख हुआ, डिडक्शन कितनी मिलेगी, दोनों में से जो क्या होगा लोअर होगा, दोनों में से जो भी क्या होगा लोअर होगा, लोअर कितना है 4 लाख है, तो 4 लाख की हमको क्या मिलेगी बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में डिडक्शन मिलेगी, 4 लाख की मिलेगी। दोनों की मिल जाती है कब, जब इंसॉल्वेंसी में चले जाते हो ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने डायरेक्टर क्या कर दिया अपॉइंट कर दिया, तब मिलती है। अब कैपिटल गेन आपने इन्वेस्ट कर दिया है 54EE में, ये इसका बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। एओपी पे एमएमआर की रेट से टैक्स लगा है, हमें मालूम है, तभी हमें 86 में क्या मिल रही है रिबेट मिल रही है। इनकम टैक्स का जो प्रोविजन हमने पढ़ा था उसमें 45,000 कौन सा इंटरेस्ट है, हम वैसे ही पूरा ही ऐड कर चुके थे, ठीक है, पूरा ऐड कर चुके थे, इसलिए इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि इंटरेस्ट भी ऐड बैक होता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी ऐड होता है, हम ऑलरेडी पूरा ऐड कर चुके हैं। तो बस ये तो बुक प्रॉफिट की क्या हो गई है कंप्यूटेशन हो गई है, ठीक है। करूं क्या कैलकुलेटर पे, करूं 15 लाख, ठीक है, प्लस 70,000 प्लस 75,000 प्लस 1,05,000 प्लस 3,60,000, ठीक है। फिर माइनस हुआ था कितना 1 लाख, माइनस 1 लाख हुआ था, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, माइनस हुआ था 2 लाख कितना 10,000, तो 2 लाख 10,000 माइनस कर लिया। फिर माइनस हुआ है कितना 4 लाख माइनस हुआ है, तो आइए 4 लाख क्या कर लेता हूँ माइनस कर लेता हूँ। इसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं लगता है, तो मेरा 14 लाख आ रहा है मेरे को हमेशा डर ही लगा रहता है कि सही आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है ना, आ गया, ठीक है 14 लाख, ये रहा क्या है 14 लाख, ओके। तो बस इस पे आप कंप्यूट कर लीजिए, मैथ कंप्यूट कर लीजिए 15%। अब इसमें मेरे को क्या सिखाना है, कुछ नहीं सिखाना। हाँ, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका आंसर क्या होगा अगर ये आईएफएससी में हुए तो क्या हुआ, तो उस केस में 14 लाख पे 9% की रेट से मैथ लगाओगे, और जब आईएफएससी में नहीं होगी तो उसमें आप 15% की रेट से क्या लगाओगे मैथ लगाओगे, और दोनों ही केस में 4% तो क्या लगाओगे सेस लगाओगे लगाओगे। तो बस ये क्या डिफरेंस है ना। तो देखो पहले तो 15% से करा, और इसी क्वेश्चन का जब सेकंड पार्ट हमने करा कि आईएफएससी में होंगे तो फिर कितने से होगा 9% से होगा, बाकी तो 4% सेस क्या होना है लगना ही लगना है। तो ये तो और ही ज्यादा क्या था आसान, एक इजी सा क्या था क्वेश्चन था जिसको हमने क्या करा सॉल्व करा है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, प्रायर पीरियड आइटम्स हाईलाइट भी करा हुआ है, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में नहीं होता है भाई के ट्रीटमेंट, है ना। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे आते हैं 13 पे आते हैं, वापिस से पानी पी लेता हूं, ओके। यस, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर किस पे 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए क्या करता हूं, ये सेल्फ वर्क देता हूं, रीजन बीइंग ये है, ये बहुत ज्यादा क्या है सिंपल है, इसके एडजस्टमेंट डाउटफुल अनसर्टेन रिजर्व एग्रीकल्चर इनकम कराऊं क्या, कराता हूं तो फिर बहुत जल्दी कराऊंगा। देखिए बुक प्रॉफिट निकालना है, इसमें 75 लाख का क्या दिया है प्रॉफिट दिया है, डेप्रीसिएशन 24 लाख है, जिसमें रीवैल्यूएशन वाला कितना है 4 लाख है, तो रीवैल्यूएशन वाला ऐड कर लो भाई, रीवैल्यूएशन वाला आप इसमें क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। इसके बाद में है इंटरेस्ट, इसके बाद में क्या इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपने पे नहीं करा, तो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में इसका किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं होता एडजस्टमेंट नहीं होता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड करना पड़ता है, तो 1 लाख आप क्या कर लीजिएगा ऐड कर लीजिएगा। अनअसर्टेन लायबिलिटीज का प्रोविजन बना दिया तो उसको भी ऐड करना होगा। रिजर्व में पीएनएल से पैसा ट्रांसफर कर दिया तो उसको भी क्या करना होता है ऐड करना होता है। एग्रीकल्चर इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होती है, तो 16 लाख लेस करना होगा। इसके बाद ट्रीटमेंट लास्ट क्या है, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व, आपने पहले रिजर्व बनाया था उसमें से आपने पीएनएल में आज क्या कर दिया ट्रांसफर करा,
3 लाख। बुक प्रॉफिट वॉज इंक्रीज्ड बाय अमाउंट ट्रांसफर टू सच रिजर्व, मतलब जिस ईयर में रिजर्व बनाया था वो आपने पीएनएल से बनाया था, उस ईयर में वो ऐड कर लिया गया था। तो आज इस पे दोबारा सब्जेक्ट टू मैट नहीं करेंगे और हम इसको 3 लाख क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। हम इसे 3 लाख यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू क्या नहीं होगा, मैट नहीं होगा। ठीक है ना। अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग बुक प्रॉफिट वॉज इंक्रीज बाय द अमाउंट ट्रांसफर टू सच रिजर्व इन असेसमेंट 15-16। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद में हम आते हैं क्या, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। बुक्स का एज पर बुक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 लाख और 10 लाख। तो दोनों में से जो कम होगा वो लेस हो जाएगा, तो ये 10 लाख हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 10 लाख क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये हो गए सारे ट्रीटमेंट। ये आसान था इसलिए आपको देना चाह रहा था कि खुद कर लेते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। ये तो किसी काम का ही नहीं है न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये लीजिए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए इसको दे देता हूँ सेल्फ। बुक प्रॉफिट ही निकालना है ना, बुक प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके लिए सेल्फ, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा हमने पहले करा ना वैसे का वैसे ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है। हम्म चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 6 पर आते हैं। ये ठीक है, जिसमें हमको नॉर्मल प्रोविजन से भी करना है और कंप्यूटेशन ऑफ क्या करनी है, बुक प्रॉफिट भी करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब के 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें दोनों करना है, नॉर्मल भी करना है, बुक प्रॉफिट भी करना है। तो उनको सॉल्व करते हैं, उससे अच्छी नॉलेज मिलेगी, प्रैक्टिस भी बढ़िया होगी और एग्जाम में हो सकता है अच्छा काम भी आ जाए। कंपनी का नाम दिया हुआ है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज करते हैं, प्रॉफिट दिया है 14 लाख और कितने का, 15,000 का। हम हमेशा क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, मैं कर रहा हूं पहले, मतलब बुक प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा। डेबिट और क्रेडिट करे हुए फॉलोइंग आइटम्स हैं, और ये जो 14,15,000 आया ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, मतलब शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है, हमको वही चाहिए था। हाँ जी। एक्सपेंसेस हैं ऑन इंडस्ट्रियल यूनिट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 80IE। ये भले ही इन्होंने एग्जाम में एग्जेम्प्ट वर्ड लिख दिया हो, लेकिन 80IE की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है, 80IE की इनकम की डिडक्शन मिलती है। तो एक्चुअली में बिल्कुल करेक्टली तो सही नहीं है, मतलब बिल्कुल तो सही नहीं है, लेकिन ठीक है हम समझ रहे हैं। तो ये एक्सपेंस डेबिट कर रखा है, ठीक है, क्योंकि 80IE की इनकम सब्जेक्ट टू मैट होती है, तो उसके रेस्पेक्ट में किए गए एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी के कंपनी के लॉस का प्रोविजन क्या होगा, एडबैक होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या होगा, एडबैक होगा। सेल्स टैक्स ड्यू डेट तक पे कर दिया, अगर ड्यू डेट तक पे नहीं भी करते तो भी इसका क्या नहीं होता, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या होता है, एडबैक होता है। पेनल्टी, इसका भी बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। एसटीटी ऑन परचेज सेल ऑफ इक्विटी शेयर, एसटीटी कोई इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए इसे भी एड बैक करने की आवश्यकता नहीं है। डेप्रीसिएशन, एक बार का तो डेप्रीसिएशन ऐड कर रहा हूं, क्योंकि आगे देखूंगा रीवैल्यूएशन वाला डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे। इंटरेस्ट है ऑन डिपॉजिट, हमको कोई डिपॉजिट था, इस पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्रेडिटेड टू बायर फॉर एडवांस रिसीव ऑन विच टीडीएस वाज डिपॉजिटेड। कोई फर्क नहीं पड़ता बुक प्रॉफिट की क्या है कंप्यूटेशन में, इसका कोई भी ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है, इसका क्या नहीं होगा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई भी क्या नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। यस, चलो अब हमारे हैं आइटम्स जो क्या है, क्रेडिटेड। स्टेटमेंट ऑफ किसके अंदर, पी&एल के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में जो आइटम्स क्या है, क्रेडिटेड है, वो हम यहां पर करेंगे। 80I की इनकम, 80I इनकम सब्जेक्ट टू क्या होती है, मैट होती है, इसलिए इसको हमें लेस नहीं करना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो इनकम होती है वो भी सब्जेक्ट टू मैट होती है, इसलिए इसको भी हमें क्या नहीं करना, लेस नहीं करना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल ऑफ कौन सा, इक्विटी शेयर,
ऑन विच सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वाज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल। तो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में हम कोई फॉरेन कंपनी थोड़ी ना है, नहीं कोई फॉरेन कंपनी नहीं है, तो भाई ये भी सब्जेक्ट टू क्या होती है, मैट होती है, तो इसका भी हमें कोई भी क्या नहीं करना है, ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये भी सब्जेक्ट टू क्या होगी, मैट होगी। हाँ, जो इनकम एग्जेम्प्ट होगी वो सब्जेक्ट टू क्या नहीं होती है, मैट नहीं होती है। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई एग्जेम्प्ट नहीं होती है, वो सब्जेक्ट टू क्या होगी, मैट रहेगी। डेप्रीसिएशन में 1,50,000 का डेप्रीसिएशन कौन सा, रीवैल्यूएशन वाला, तो 3,60,000 में से 1,50,000 रीवैल्यूएशन वाला है, तो नॉर्मल कितना हुआ, 2,10,000 ही तो हुआ, तो 2,10,000 आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए, ठीक है, 3,60,000 ही था ना ऊपर, हाँ। डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का इनकम टैक्स वाले में करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन दिया है, देखते हैं कितना दिया हुआ है। हाँ जी, हम तो कौन सा लेंगे, हम लेंगे एज पर बुक्स वाला, एज पर बुक्स वाला लेंगे, ये रहा हमारा 3, 2, 5 और कितना 6 लाख, और डेप्रीसिएशन रहा 3, 3, 6, 6, 7, 8 और 8,85,000, 8 लाख कितना हुआ, 85,000। तो दोनों में से जो भी क्या होगा, विच एवर इज लोअर होगा वो लेस होगा, तो विच एवर इज लोअर हमारा 6 लाख है, तो ये 6 लाख क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 19-20 का टर्नओवर 450 करोड़ है, इसका मतलब नॉर्मल प्रोविजन से जब हम टैक्स निकालेंगे तो 30% की रेट से टैक्स निकालेंगे, ठीक है, बस ये रहा। तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ठीक है ना। 14,15,000 प्लस 70,000 प्लस 1,05,000 प्लस 3,60,000 माइनस 65,000 माइनस 2,10,000 माइनस 6 लाख। तो मेरे तो आया है 10,75,000 आया है, अभी देखते हैं कि सही आया है नहीं आया। ये रही बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन, आ गया भाई, आज का दिन ठीक है, कैलकुलेटर सही चला रहा हूँ। 10 लाख कितना, 75,000, ठीक है, 15% आप इस पे क्या निकाल लीजिएगा, मैट निकाल लीजिएगा, 15%, 15% निकालेंगे, फिर उस पे 4% सेस भी लगा देना, तो 1,67,700 बिल्कुल आ गया। अब इसी क्वेश्चन को नॉर्मल प्रोविजन से भी करना था, तो मैं आपको इसको नॉर्मल प्रोविजन से भी कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन वाला। तो नॉर्मल प्रोविजन भी चालू तो हमको कहाँ से करना होगा, 14,15,000 से ही करना होगा। हाँ जी, नॉर्मल प्रोविजन में 80 की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है, डिडक्शन मिलती है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि हमको जीटीआई में से क्या ले लेनी है, डिडक्शन ले लेनी है 80 की। सब्सिडरी कंपनी के लॉस 70,000 ऐड, इनकम टैक्स का प्रोविजन ऐड हो जाएगा 1,05,000, प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स है पेड बिफोर ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट तक पे कर दिया, अच्छी बात है, नहीं तो डिसअलाउ होता। पेनल्टी, पेनल्टी डिसअलाउ होगी, 90,000 रुपए की क्या है, पेनल्टी है, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, एड बैक कर देता हूँ नॉर्मल प्रोविजन की कंप्यूटेशन में, क्या करता हूँ, एड बैक करता हूँ। इसके बाद में है एसटीटी ऑन परचेज और सेल ऑफ इक्विटी शेयर। भाई देखो, अगर ये क्या होता, पीजीबीपी में जाता, ये कैपिटल मतलब पीजीबीपी की इनकम होती, तब तो वहां डिडक्शन मिल जाती, और अगर कैपिटल गेन में गई तो नहीं मिलेगी, और मैं मान के चलता हूं कि ये कहां जा रहा होगा, कैपिटल गेन में जा रहा होगा, जब नहीं दिया है कि बिजनेस हमारा कौन सा है, सेल परचेज इक्विटी शेयर है, तो मान के चलते हैं कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, तो 15,000 हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन ये बुक्स वाला दिया है, तो इसको पूरा ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम इनकम टैक्स वाला क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसके बाद में है इंटरेस्ट है ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड टू बायर फॉर एडवांस रिसीट फ्रॉम देम ऑन विच टीडीएस वाज डिपॉजिटेड।
आपने टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक डिपॉजिट करा दिया तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। अब आते हैं आइटम्स कौन से वाले, क्रेडिटेड वाले। 80 की इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स होती है, बस जीटीआई में से क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। जरा देखना कितनी मिलेगी, 2,70,000 की रिसिट है, एक्सपेंस कितने का है, 2,10,000 का एक्सपेंस है, तो जीटीआई में से हम 60,000 की क्या ले लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 10 AA, इसकी भी जीटीआई में क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी 60,000 की, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कोई एक्सपेंस ऊपर दिया हुआ ही नहीं ना, तो 60,000 की इसकी भी मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कोई पीजीपी की इनकम नहीं है, ये क्या नहीं है, पीजीबीपी की इनकम नहीं है, ये कौन से हेड की इनकम है, कैपिटल गेन हेड की इनकम है। तो पहले पीजीबीपी में से क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ 3,60,000, और कैपिटल गेन डाल देता हूँ, एलटीसीजी कैपिटल गेन 3,60,000, ये 112A हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि एसटीटी पे है। 65,000 की एग्जेम्प्ट इनकम है, तो ये लीजिए 65,000 की इनकम कौन सी हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई, लेस कर दिया। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई 10,000, भाई ये अदर सोर्स में जाएगा, ये किस में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, तो इसको पीजीबीपी में से क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, पीजीबीपी की इनकम में से क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। इसके बाद में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन है 2,80,000, तो आइए 2,80,000 क्या करें, माइनस करें, 2,80,000 क्या करें, माइनस करें। इसके बाद में इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग हमको लॉस दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 14 से अगर 8 साल गिनेंगे तो 21-22, यस ये अभी लैप्स नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो 2, 3 और ये हो गया कितना, 4, 20 और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 2, 3, 3, 2, 5, 5,80,000, 5,90,000 और ये हो गया 6,40,000। तो दोनों माइनस कर लेते हैं, 4,20 भी और 6,40 भी, ठीक है, इधर माइनस कर लेते हैं, 4,20,000 भी और 6,00,000 कितना, 40,000 भी, ठीक है, कर लिया भाई, माइनस कर लिया, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो जीटीआई में से अब जो भी जीटीआई आएगी यहाँ पर, उसमें से 60,000 की डिडक्शन और 60,000 की डिडक्शन, एक तो होगी 10AA की और एक 80I, कौन सा IC है, IE है, क्वेश्चन में IE है, उसकी क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। करते हैं भाई, कैलकुलेटर ढंग से चलाऊंगा, 14,15,000 प्लस 70,000, आप भी कर लो, प्लस 1,05,000 प्लस 90,000 प्लस 15,000 प्लस 3,60,000 माइनस 3,60,000 माइनस 65,000 माइनस 10,000 माइनस 2,80,000 माइनस 4,20,000 माइनस 6,40,000। तो मेरा पीजीबीपी तो आया है 2,80,000 आया है पीजीपी। कैपिटल गेन तो 360 ही था और अदर सोर्स कितना था, अदर सोर्स था क्या, 10,000 ही था, तो प्लस 3,60,000 प्लस 10,000, 6,50,000 की जीटीआई आई है, डिडक्शन ले रहा हूँ बिजनेस इनकम में से 60,000 की और 60,000 की, टोटल इनकम मेरे आ रही है 5,30,000, मालूम नहीं कैलकुलेटर कितना सही चला होगा, 5,30,000 देख लेते हैं सॉल्यूशन में। भाई सही आया हाँ ठीक है, 5,30,000, ठीक है, ये 10AA की डिडक्शन, 80IE की क्या हो गई, डिडक्शन हो गई, ये अदर सोर्स की 10,000 की इनकम थी, ये कैपिटल गेन 3,60,000 की इनकम थी और पीजीपी ये था। अब हमको निकालना है टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,60,000, इसमें से 1,00,000 पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं,
बाकी के 2,60,000 पे 10% टैक्स लगेगा। ये अदर सोर्स की इनकम 30% टैक्स ही लगेगा। भाई ऐसा क्यों करूं? ऐसा करता हूं ना, ये 5,30,000 है, इस 5,30,000 में 3,60,000 का तो कैपिटल गेन है। 5,30,000 में से 3,60,000 का तो कैपिटल गेन है, तो रिमेनिंग कितना है? 1,70,000। ठीक है, इस पे टैक्स लगेगा हमारे 1,00,000 की डिडक्शन के बाद में 2,60,000 पे टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10% लगेगा, और इस पे लगेगा एट द रेट ऑफ कितना? 30%। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा मेरे 26,000 आएगा, और 17, 17, 21, 51,000 ये आ जाएगा। तो टैक्स आना चाहिए 5, 2, 7, 77,000 आना चाहिए। सेस जोड़ना बाकी है, देखते हैं टैक्स सही निकाला नहीं निकाला। ठीक है, 2,60,000 पे 10% की रेट, 1,70,000 पे 30% की रेट, और ये सेस लगा के हम भी सेस लगा देते हैं। 77,000 पे 4% का सेस। हाँ भाई आ गया, ये रहा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन ही था, सब कुछ ही क्या है, इजी इजी क्वेश्चन ही है। ठीक है, बस क्वेश्चन करने से प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाता है कि हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ध्यान रखेंगे 1,00,000 पे क्या नहीं लेंगे, 1,00,000 पे टैक्स नहीं लगाएंगे, 1,00,000 से ऊपर वाले पे टैक्स लगाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हाँ फील हो जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आ जाता है कि जीटीआई में से इनकी हम क्या दे देंगे, नॉर्मल प्रोविजन में इसकी हम क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन करने से हाँ ये हो जाता है कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आते हैं, पॉज लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे? 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 एक डोमेस्टिक क्या है, कंपनी है। ओके, कंपनी का नाम दिया हुआ है, और क्या करती है, एक्सपोर्ट ऑफ क्या करती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होने से नॉर्मल प्रोविजन में इनको सेक्शन 10AA के जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। द प्रॉफिट ऑफ विच हैव बीन मर्ज्ड इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट हमको पीएनएल के अंदर क्या करा हुआ है, दिया हुआ है, और पीएनएल भी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग क्या करा हुआ है, बना हुआ है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कौन से का है, 21-22, डेट इज असेसमेंट ईयर कौन से का है, 22-23 का है। और अब हमको क्या करना है, कंप्यूटेशन 19-20 का टर्नओवर 500 करोड़ है। 500 करोड़ का मतलब जब नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स कंप्यूट करोगे तो टैक्स कितने से कंप्यूट होगा, 30% की रेट से कंप्यूट होगा। तो आइए क्वेश्चन को पहले बुक प्रॉफिट से करते हैं। नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, कितने का दिया है, 180 लाख का प्रॉफिट दिया है। अब इसमें से कुछ क्रेडिट वाले आइटम्स हैं। डिविडेंड इनकम है रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ध्यान रखना ये कोई फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन नहीं है, ये इंडियन कंपनी का ही क्या है, क्वेश्चन है। 20 लाख रुपए की क्या है, डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम किसी जमाने में एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, लेकिन आज डिविडेंड इनकम ठीक है टैक्सेबल होती है, इसलिए हमें इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। एक्सेस रियलाइज्ड हुआ है, सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में ये हमारे लिए क्या होगा, बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। फिर हमको दिया है नेट प्रॉफिट ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नॉर्मल प्रोविजन से डिडक्शन मिलती होगी, लेकिन बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में से कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब आते हैं डेबिट साइड है। अब डेबिट क्या क्या कर रखे हैं, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन तो पहले हम डेप्रीसिएशन लेस ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में कोई रीवैल्यूएशन वाला डेप्रीसिएशन भी दिया हुआ है या नहीं दिया। लॉसेस हैं सब्सिडरी कंपनी के, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में ये तो एड बैक होते ही होते हैं। बस ये थे, अब आ गए एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हमें डेप्रीसिएशन दिया हुआ है कौन सा, इनकम टैक्स वाला, इसका हमें कुछ नहीं करना, तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन वाला डेप्रीसिएशन है ही नहीं, तो वापिस से आप 100 माइनस ही कर लो। जब रीवैल्यूएशन वाला डेप्रीसिएशन दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो 100 ऐड करके 100 लेस भी कर लो। कैपिटल गेन है कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग 40 लाख है।
हमें इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना, हमें तो यहाँ पर इन्होंने 30 लाख दिया हुआ था, वही हमको करना था, वो हमने ले भी लिया था। इसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला लॉस दिया है, इनकम टैक्स वाला नहीं, बुक्स का लॉस दिया है। बिजनेस लॉस 50 लाख, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 60 लाख, दोनों में से जो लोअर होगा उसकी हमको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। तो 50 लाख की हमको क्या मिल गई, डिडक्शन मिल गई। ठीक है, बस। तो ये तो इतना सा क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। 180 प्लस 60, ठीक है ना, 240, और 240 माइनस ये 50, ये हो गया 190। तो बुक प्रॉफिट हमारा आना चाहिए 190 लैक्स का। जरा देखते हैं 190 लैक्स का आ रहा है क्या बुक प्रॉफिट। आ रहा है भाई, आ रहा है, 190 लैक्स का ही क्या आ रहा है, बुक प्रॉफिट आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रोविजन से भी करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब मैं आपको नॉर्मल प्रोविजन से भी कराता हूं कि नॉर्मल प्रोविजन में क्या ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट होंगे। तो ये 180 लैक्स तो है ही। हाँ जी, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, सबसे पहली बात ये आपकी आईओएस हेड की इनकम होगी। नीचे लिख देता हूँ, आईओएस हेड 20 लाख, वो वहां पर जाएगा, डिविडेंड है ना, पीजीबी में नहीं जाके आईओएस हेड में जाएगा। एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आपने अकाउंट्स के अकॉर्डिंग निकाला हुआ है। और दूसरा ये कैपिटल गेन हेड का है, इसलिए इसको भी लेस करना है। नेट प्रॉफिट ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसकी हम जीटीए में से क्या लेंगे, डिडक्शन लेंगे। जब हमारी क्या निकल जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, तो उसमें से हम 10 AA की क्या ले लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे। इनकम कितनी बताइए, 100 लाख बताइए क्या, ठीक है ना, 100 लाख बताइए। तो हम जीटीआई में से क्या ले लेंगे, डिडक्शन क्या करेंगे, लेंगे उस समय, है ना। अब हमको क्या दिया है, डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन ये तो आपके अकाउंट्स वाला है, तो इसलिए इसको ऐड कर दो। सब्सिडरी कंपनी के लॉस जो हैं उसका प्रोविजन भी ऐड कर दो। इनकम टैक्स वाला डेप्रीसिएशन क्या करो, लेस करो। कैपिटल गेन एज कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स लॉ 40 लाख, इसको कैपिटल गेन हेड में डालो, ठीक है ना। कैपिटल गेन हेड में कितना डालो, 40 लाख डालो। ओके। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, लेकिन ये दोनों के दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हैं, इनकम टैक्स वाले नहीं है। तो बस ये तो क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो 180 में से हमने क्या माइनस कर लिए, 200 माइनस कर लिए, -20 हो गया 40, 140 आना चाहिए। पीजीपी आना चाहिए कितना, 140, कैपिटल गेन 40, ये 20, ये आना चाहिए कितना, 200। देखते हैं, अरे ये तो 200 की जगह 100 आ रहा है। अच्छा अच्छा, ऊपर 180 था ना, 180 तो कंसीडर ही नहीं करा। 180 -20 माइनस कितना, 30 प्लस 100 प्लस 60 -150 -150, कैपिटल गेन 40 और आईओएस 20, ठीक है, तो 200 ही होना चाहिए। हाँ 200 ही है ना यार, ये रहा 200, ठीक है ना। जीटीआई कितनी आ गई है, 200 आ गई है। और इस जीटीआई में से आपको ये 100 की डिडक्शन मिल जाएगी, तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अब टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना है, रुकिए कैसे निकालेंगे। ये कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म था शॉर्ट टर्म था, अब इन्होंने बताया नहीं कि ये लॉन्ग टर्म है या फिर ये कौन सा है, शॉर्ट टर्म है। तो या फिर तो फिर हमको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये तो टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 30% ही होगा, और ये भी एट द रेट ऑफ 30% ही क्या होगा, टैक्स होगा। बस ये कैपिटल गेन है जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्होंने बताया हुआ नहीं है, कहीं बताया क्या, ऑन सेल ऑफ लैंड हैज इन्वेस्टमेंट है। मैं मान के चलता हूँ कि ये क्या रहा होगा, लॉन्ग टर्म, तो इसको कर देता हूँ 20% की रेट से टैक्स। जरा देखते हैं इन्होंने कैसे करा है। हाँ इन्होंने भी 20% की रेट से करा, और बाकी की इनकम को इन्होंने किससे टैक्स करा है, बाकी की इनकम को 30% की रेट से क्या करा है, टैक्स करा। मतलब ये जो 100 लाख है ना, इसमें 40 लाख तो कैपिटल गेन है, तो वो एट द रेट ऑफ 20% है।
रिमेनिंग 60 लाख दूसरी इनकम है, उसका टैक्स कितना हो जाएगा 30%। और इसी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बुक प्रॉफिट भी निकाल लिया था, नॉर्मल प्रोविजन से क्या निकाल ली, टोटल इनकम भी निकाल ली, और टोटल इनकम पे क्या कर लिया, टैक्स भी क्या कर लिया, कंप्यूट कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 4 पे आते हैं। पॉज करके पानी पी लेते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 4 करते हैं। ओके, तो फॉरेन कंपनी है, ध्यान रखेगा फॉरेन कंपनी के केस में, एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस इन ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग कौन सा, इंडिया। आपको याद कराऊं तो फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ा था, अगर उनको सिर्फ और सिर्फ इनकम 44B की हो, 44BB की हो, 44BB की हो, या 44 क्या हो, BBB वाली हो, मतलब शिपिंग के केस में 7.5% था, एयरलाइन के केस में 5% था, ये सिविल कंस्ट्रक्शन में 10 था, ये ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन में 10 था। अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाली इनकम हो, ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था कि इनके ऊपर क्या नहीं होगा, मैट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर सिर्फ ये वाली इनकम हो तो। खैर, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस, कंपनी ने प्रिपेयर करा है अपना P&L बनाया, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करा, बनाया है, और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आया, 65 लाख आया है। हम बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज इन ऑल अदर कंट्रीज, इन ऑल अदर कंट्रीज से तो हमें कोई भी क्या नहीं है, मतलब ही नहीं है, हमको तो यहाँ का प्रॉफिट निकालते हैं। अब आते हैं किस पे, क्रेडिट आइटम्स पे। एग्रीकल्चर इनकम, भाई एग्रीकल्चर इनकम क्या नहीं होगी, टैक्स नहीं होगी, इवन मैट में भी नहीं होगी। प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्म, फर्म है कहाँ पे, बिजनेस इंडिया, इसका मतलब वो 10 क्लॉज 2A से एग्जेम्प्ट होगी, और जो इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होती है वो भी सब्जेक्ट टू मैट नहीं होती है, इसलिए -15। आपने अमाउंट विड्रॉ करा फ्रॉम रिजर्व, रिजर्व से P&L में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। बुक प्रॉफिट वॉज नॉट इंक्रीज बाई द अमाउंट, मतलब जिस ईयर में आपने रिजर्व बनाया था उस ईयर में वो सब्जेक्ट टू मैट नहीं हुआ था, लगता है आपने वो रिजर्व P&L के थ्रू नहीं बनाया, तो आज इसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको हम लेस नहीं करेंगे। अगर ये रिजर्व P&L के थ्रू बनाया होता और उस ईयर में ऐड हो चुका होता तो आज लेस कर लेते। प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कवर्ड 10AA, 10AA सब्जेक्ट टू मैट होती है, इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती है बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में, इसलिए इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। 80IA वाली इनकम भी सब्जेक्ट टू मैट होती है, कोई डिडक्शन नहीं मिलती है बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में, इसलिए इसका भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट है, पहली बार पॉइंट आया है, इसलिए हम पहली बार आया है, हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। पहली बार आया इसलिए ऐड नहीं करना, पहली बार आया है, बस ये था। अब आते हैं कौन से आइटम्स, डेबिट वाले आइटम्स। एक्सपेंडिचर कौन सा है, 10AA वाला, बिल्कुल अलाउ रहेगा क्योंकि इनकम भी टैक्सेबल है। डेप्रीसिएशन, तो एक बार का डेप्रीसिएशन तो पूरा ऐड कर लेता हूं, बाद में देखेंगे कुछ रीवैल्यूएशन वाला था या नहीं था। इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपने पे नहीं करा, नहीं पे करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में नहीं होगा। पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है बुक प्रॉफिट में। प्रपोज डिविडेंड, ये ऐड जरूर होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इनकम टैक्स, ये भी ऐड होगा। P&L से आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा, ये भी ऐड होगा। प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी, ये भी ऐड होगा। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू 80IA इनकम, 80IA की इनकम सब्जेक्ट टू बुक प्रॉफिट हो रही है, इसलिए इसको क्या नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। इसके बाद में हमें दिया है ब्रॉट फॉरवर्ड बुक लॉस और डेप्रीसिएशन, वो तो डेप्रीसिएशन तो इनकम टैक्स वाला है, ठीक है, डेप्रीसिएशन कौन सा है, इनकम टैक्स वाला है। तो इसका मतलब अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन नील हुआ, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन क्या हुआ, नील हुआ, तो दोनों में से लोअर कौन सा हुआ, नील, तो इसका कोई भी हमको क्या नहीं करना है, ट्रीटमेंट नहीं करना है। फिर ये इनकम टैक्स वाला डेप्रीसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स लॉ, इसका हमें बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। आइए देखते हैं हमारा बुक प्रॉफिट सही कंप्यूट हुआ है नहीं हुआ। 65 लाख -14 लाख -15 लाख,
हाँ जी, प्लस 2 लाख प्लस 24 लाख प्लस 3 लाख 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख। यार मेरा तो बुक प्रॉफिट सिर्फ 3 लाख ही आ रहा है, कुछ गलत कंप्यूट देखते हैं। गलत आ गया ना इस बार। ठीक है, कहाँ गलती कर दी भाई? शायद एक गलती हो सकता है कर दी हो। डेप्रीसिएशन जो था ना, डेप्रीसिएशन हमने 24 ऐड तो करा था, हमको 24 क्या करना था, लेस भी करना था। ये ट्रीटमेंट होने से रह गया शायद, क्योंकि रीवैल्यूएशन वाला तो था ही नहीं, तो जितना है उतना ही लेस करना था। अब करके देखते हैं। क्या है, 65 लाख माइनस 14 लाख माइनस 15 लाख, है ना? और फिर प्लस 2 लाख प्लस 24 लाख, कैलकुलेटर चलाने में ही मिस्टेक करी थी पहले, प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख माइनस 24, बिल्कुल कैलकुलेटर चलाने में मिस्टेक करी होगी शायद। तो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में 46 क्या ट्रीटमेंट गड़बड़ी है। 65 लाख हमारा सही है, ठीक है। ये 3 2 5 2 हमने क्या करे, ऐड करे, हमने भी ऐड करी थे, ठीक है ना, हमने भी ऐड करी थे। कितने, 3 3 2 5 2 बिल्कुल करे थे हमने भी, ठीक है। इसके बाद में 14 लेस करा था, 15 लेस करा था, 2 2 2 2 गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हुई है, कैसे गड़बड़ हुई? ये 2 2 2 क्रेडिट आइटम में था, ये डेफर्ड टैक्स क्रेडिट क्रेडिट में था, तो इसको हमको क्या करना था, लेस करना था। हमको इसको क्या करना था, लेस करना था, ठीक है। बस अब ठीक हो जाएगा, वो क्रेडिट आइटम में था, हमको क्या करना था, लेस करना था। इसके बाद में बस ये रहा, तो आ जाएगा, ये रहा 46 लाख। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमें शायद नॉर्मल प्रोविजन से भी करना है, नॉर्मल प्रोविजन से भी इनकम निकालनी है। तो आइए नॉर्मल प्रोविजन से क्या निकाले, इनकम निकालें। तो सबसे पहले 65 लाख, हाँ भाई, एग्रीकल्चर इनकम 14 लाख क्या कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं, 65 माइनस 14, हाँ जी, ये 15 एग्जेम्प्ट इनकम है, लेस कर लेते हैं। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, ठीक है ना, क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर 14 15, इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे बुक प्रॉफिट में होता है क्या? अरे बताइए, ये कोई इनकम है क्या हमारी कि रिजर्व से आपने पैसा पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, कोई बिजनेस रिसीट है? नहीं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम 10AA, इसकी हम जीटीआई में क्या ले लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसका कि हमें जीटीआई में से क्या लेनी है, डिडक्शन लेनी है। फिर एटीआई है, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में भी क्या लेनी है, डिडक्शन लेनी है। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, इस बार ध्यान रखते हैं ये क्रेडिट वाला आइटम था, लेस 2, ठीक है। हाँ जी, एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू जीटीआई में से रिडक्शन मिलेगी। डेप्रीसिएशन, या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला करा हुआ है, तो इसलिए 24 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने पे नहीं करा, आपने पे नहीं करा, तो एज पर सेक्शन 43B वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, इसलिए 6 ऐड हो जाएगा। पेनल्टी डिसअलाउ होती है नॉर्मल प्रोविजन में, ये लीजिए, प्रपोज डिविडेंड +3, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन +2, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है आपका, प्लस क्या हो जाएगा 5, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी +2, और ये रहा हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर जीटीआई में से जो होगा। इसके बाद में इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, माइनस कितना 30, और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, दोनों माइनस हो जाएंगे, ये हो गया बिजनेस लॉस, ये हो गया अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आ जाएगी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से हम क्या ले लेंगे, डिडक्शन क्या करेंगे, लेंगे
आइए देखते हैं। डिडक्शन डिडक्शन डिडक्शन, हाँ भाई 10 AA की रिसिट कितनी है, 30 है रिसिट, और एक्सपेंडिचर कितना है 10 AA का 12 है, तो 30 माइनस 12 18, 30 माइनस 12 क्या हो जाएगा 18, तो उसकी हमको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, गलती नहीं करी हो तो मेरे ख्याल से सही है। रिसिट कितनी है 30 है ना, ये रहा 10 AA, और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर यस कितना है 12 है, सही है। इसके बाद में 80 आई है, रिसिट कितनी है 6, और एक्सपेंडिचर कितना है 5, इसका मतलब इनकम कितनी हुई 1। ओके, तो आइए कंप्यूट करते हैं। 65 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 3 माइनस कितना 2, माइनस कितना 2 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, हाँ जी, माइनस कितना 30, ओके, माइनस कितना 8, माइनस कितना 10, माइनस 18, और माइनस 1, ये आया है कितना 7 लाख आया है। आइए देखते हैं 7 लाख आ रहा है क्या, 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख हमारा, हाँ भाई आ गया। टोटल इनकम कितनी है हमारी 7 लाख है। तो और फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनियों पर टैक्स रेट 40% होती है, और 4% क्या उतना सेस होता है, तो 41.6 रेट से क्या लगाइएगा, टैक्स लगाइएगा। तो ये भी एक इजी सा ही क्या था, क्वेश्चन था, जो हमने क्या करा है, सॉल्व करा है, जो हमने क्या करा, सॉल्व करा। अब इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो मेरे को लगता है कि अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में दम है क्या भाई, नहीं भी हो तो भी क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्या हो जाए, ये आपके लिए सेल्फ वर्क हो जाए, कर लेना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। ठीक है, जो भी खास बात है तो हाईलाइट करी भी होगी। ओके, और ये 2 क्वेश्चन है जो आपको खुद को करने को क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। बाकी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए, और इसी के साथ में हमारे मैट के क्या हो गए, सारे न्यूमेरिकल्स जो भी होने थे पास्ट एग्जाम के भी हो गए इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे स्टडी मटेरियल सब क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर ली, कवर कर लिए, और लेस देन हमने क्या कर लिए 2 आवर्स में कर लिए ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैट टॉपिक असेसमेंट ऑफ कंपनीज टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 से 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 8 से 12 है, और देखें तो ये कौन सी कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का है। फ्रिक्वेंटली नहीं आता है क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली नहीं आता, फ्रिक्वेंटली नहीं आता, तभी तो लेस देन 2 आवर्स के अंदर हमने स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जाम के भी क्या कर डाले, क्वेश्चन कर डाले। तो फ्रिक्वेंटली नहीं आता, लेकिन जब आ जाता है तो आप क्वेश्चन की साइज देख के समझ रहे हैं, 8 से 12 नहीं, 8 से 14 तक का क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो सिर्फ एक लेक्चर जो हमको 8 से क्या दिला सकेगा, 14 मार्क्स दिला सकेगा अगर एग्जाम में आ गया, और एक ही लेक्चर के अंदर, और वो भी क्वेश्चन क्वेश्चन मोस्टली 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 सब कुछ क्या थे, बहुत बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा इजी, नमूने जैसे, बच्चों जैसे क्या थे, क्वेश्चन थे। तो बहुत अच्छा सा प्रिपेयर हो गया। पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपने उसका रिवीजन कर ही लिया होगा, ठीक है ना, और इस वाले लेक्चर के अंदर हमने उसका क्या कर लिया, प्रैक्टिकल सारे कवर कर लिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कुछ नहीं बचा है, ये टॉपिक 100% सब तरीके से अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।